कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ईयरली मॉडर्न यूरोप 1 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में विद आंसर के साथ मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। टॉपिक को आगे समझने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। सिलेबस में टोटल आपको 4 यूनिट्स दिए गए हैं। आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर यूरोप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना है। जैसे इंडियन हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेम वैसे ही यूरोपियन हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एंशियंट, दूसरा है मिडिएवल और तीसरा है मॉडर्न। तो इस पूरे सिलेबस के अंदर एंशियंट और मिडिएवल की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ समझना है मिडिएवल हिस्ट्री, वो भी यूरोप का, यानी कि यूरोपियन कंट्री मिडिएवल हिस्ट्री में कैसा चल रहा था और वो मिडिएवल से निकलकर मॉडर्न टाइम पे कैसे आ गया। तो ये जो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमें यही बताना है इस पूरे सिलेबस के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हम यही देखेंगे कि यूरोप में जो अर्ली चेंजेस आए जिससे कि वो मिडिएवल एज से निकलकर मॉडर्न एज में पहुंच गया, यानी कि मध्यकाल से निकलकर वो आधुनिक काल में पहुंच गया। तो क्या क्या चेंजेस आए इसमें? सोसाइटी में चेंजेस आया, पॉलिटिक्स में चेंजेस आया, रिलीजन में चेंजेस आया और ऐसे ही चेंजेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आया, जिस वजह से यूरोप मिडिएवल से निकलकर मॉडर्न एज में पहुंच गया। तो उन सभी चेंजेस की हम बात करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर। एंड सेकंड यूनिट है रिनेंसा, यानी कि पुनर्जागरण। इसका मतलब होता है फिर से जगाना। मिडिएवल एज के अंदर सबसे टॉप पे राजा हुआ करता था, इसके नीचे इनके अधिकारी, नोबल्स हो गए, अभिजात वर्ग हो गए या पैसे वाले लोग जो जमींदार के नाम से जाने जाते थे, लैंडलॉर्ड। अब ये बड़े बड़े जमीन के मालिक हैं। अब ये किसानों से खेती करवा रहे हैं और किसानों पे हैवी टैक्स लगा के उनसे टैक्स ले रहे हैं। और जो चर्च के फादर या पोप हो गए एंड लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार हो गए, इन सभी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था। इनको प्रिविलेज मिला हुआ था, विशेषाधिकार था, और ये राजा के साथ मिलकर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते थे, यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों आपस में मिला हुआ था। पॉलिटिक्स में राजा वही डिसीजन लेता था जो धर्म में चर्च के द्वारा कहा जाता था। तो मिडिएवल एज के अंदर लोगों के पास इतनी लिबर्टी नहीं था कि वो सरकार के इस काम को क्रिटिसाइज भी कर सके। तो मिडिएवल एज की इन कमियों को सुधारा गया, लोगों के अंदर विचार दिया गया, जन जन के अंदर चिंगारी फूंक दी गई, जिससे कि लोग फिर से जाग उठे। क्योंकि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में यूरोपियन कल्चर के अंदर उनके पास फ्रीडम था, वही फ्रीडम मिडिएवल एज के अंदर आके खत्म हो गया। क्योंकि इसको डार्क एज के नाम से जाना गया। राजा और अभिजात यानी कि जो सोशल एलिट क्लास है, ये मिलकर आम लोगों के ऊपर काफी अत्याचार कर रहे थे। लोगों के पास इतना फ्रीडम था नहीं, बस यही फ्रीडम वापस मॉडर्न एज के अंदर लाना था, जो कि मिडिएवल एज के अंदर नहीं था। इसलिए पुनर्जागरण लाया गया। अब इसका मतलब क्या है, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, ये सब कुछ हम चर्चा करने वाले हैं अपने आगे आने वाले क्वेश्चन में। एंड जो थर्ड यूनिट है वो है रिलीजन के अंदर रिफॉर्म करना। अभी मैंने आपको बताया ना कि चर्च के द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा था पॉलिटिक्स के अंदर। अब इसके अंदर रिफॉर्म किया गया, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और रिलीजन के अंदर रिफॉर्म करने में मार्टिन लूथर किंग एक बंदा था, इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसने क्या किया ये सब आपको बताना है थर्ड चैप्टर के अंदर। एंड जो फोर्थ यूनिट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, इन सब के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ये हम समझेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर। और आपको ये भी ध्यान रखना है इस पूरे सिलेबस के अंदर हम यूरोप के मध्यकालीन टाइम को पढ़ेंगे। मध्यकालीन यानी कि मिडिएवल एज। और मध्यकाल के अंदर पूरा जो यूरोप है इसके सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी या सामंतवाद के नाम से जाना जाता था। अब ये सामंतवाद क्या होता है पहले एक नजर आप इस पे भी डाल लो, ताकि उस टाइम पे जब सामंतवाद वर्ड आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टॉपिक को समझने में। एक बार हम समझते हैं सामंतवाद का मतलब क्या होता है। ये जर्मन के फ्यूड शब्द से बना है सामंतवाद, जिसका मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा, यानी कि अ पीस ऑफ लैंड, जिसका मालिक एक राजा होता है। और यही राजा एरिस्टोक्रेसी या कुलीन, जिसको नोबल्स कहा जाता है, जो कुलीन वर्ग होते हैं जो राजा के साथ रहा करते थे, वही राजा वो खुद नहीं जाता था किसानों से खेती करवाने के लिए, ये राजा इन नोबल्स को दे दिया करता था और ये नोबल्स किसानों से खेती करवाया करते थे। तो ये था हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि राजतंत्र पर आधारित था, यानी कि राजा सबसे सुप्रीम था और राजा के नीचे अलग अलग क्लासेस बने हुए थे, यानी कि पूरी सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड थी। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। और इसी राजनीतिक व्यवस्था में धर्म भी जुड़ा हुआ था, रिलीजन भी जुड़ा हुआ था। क्योंकि जो चर्च के फादर होते हैं या जो पोप होते हैं, उनके द्वारा ही स्टेट को जो भी कहा जाता था, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, जो सरकार है, वही बात मानी जाती थी जो एक चर्च के फादर के द्वारा कह दी जाती थी। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स और रिलीजन यानी कि राजनीतिक और धर्म दोनों का आपस में जुड़ना, राजनीति में राजा वही करता था जो धर्म में चर्च के फादर या पादरी कहा करते थे। इस तरीके से राजनीतिक और धर्म का आपस में जुड़ जाना, समाज का अलग अलग वर्गों में बढ़ जाना, ये एक सामंतवादी व्यवस्था की खासियत, एक विशेषता है।
और इस पूरी व्यवस्था को सामंतवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक नहीं अलग अलग क्लास बनी हुई थी और ये पूरी सोसाइटी हायरार्की यानी कि पदानुक्रमित प्रणाली पर आधारित थी। हायरार्की का मतलब क्या होता है, अभी आपको पहले ये समझना होगा। हायरार्की का मतलब होता है एक पिरामिड है और इस पिरामिड के सबसे ऊपर टॉप पे होता था राजा, और ये राजा देश में चाहे जितनी भी भूमि हो, जमीन हो, उस पूरे जमीन का मालिक ये राजा ही हुआ करता था। अब ये राजा डायरेक्ट तो खेती करवाने जाएगा नहीं, इसलिए राजा का साथ देने के लिए कुछ लॉर्ड्स या नोबल्स हुआ करते थे, जिनको हिंदी में कुलीन वर्ग कहा जाता है। ये कुलीन वर्ग पैसे वाले हुआ करते थे और ये राजा के साथ मिलकर काम किया करते थे और राजा के द्वारा कुछ जमीनें इन नोबल्स को दे दी जाती थी और नोबल्स का काम था अब खेती करवाना। अब ये नोबल्स भी बड़े चंट थे, ये चाहते थे खुद नहीं जाऊं मैं भी किसी और से करवाऊं। अब इनके नीचे एक और कैटेगरी बन गई जिनको कहा गया वैसल्स या नाइट्स, जिनको हिंदी में जागीरदार या सूरवीर कहा जाता था। अब नोबल्स ने क्या किया, इनके पास जो जमीनें थी इन्होंने कुछ जमीनों को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया और इन नाइट्स को दे दिया जिनको जागीरदार कहा गया। जागीरदार का मतलब, जागीर मतलब होता है जमीन का रखवाला। इनको जो जमीन दी गई, अब इनका काम था किसानों से खेती करवाना, यानी कि सर्फ या पीजेंट से खेती करवाना। तो इस प्रकार इस पूरा पिरामिड के सबसे लोअर क्लास में, सबसे निचले स्तर पर आते हैं किसान यानी कि पीजेंट्स, और इनसे खेती करवाया करते थे ये नाइट्स, और किसानों से पैसा लेकर ये नोबल्स को देते थे और नोबल्स राजा को दिया करता था। इनका काम ये भी हुआ करता था कि जरूरत पड़ने पे ये राजा को मिलिट्री हेल्प दिया करते थे, सपोर्ट दिया करते थे सिक्योरिटी के लिए, ताकि देश पे कभी कोई खतरा आ जाए तो ये लड़ने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि इनके पास बड़ी मात्रा में हथियार हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, वेपन्स हुआ करते थे। जरूरत पड़ने पे ये कमांडर की भी भूमिका निभाया करते थे। तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी 4 अलग अलग क्लास, दैट मीन्स वर्ग में डिवाइडेड थी, और इस पूरी सोसाइटी को बताने के लिए सामंतवाद का वर्ड यूज किया जाता था, जिसमें राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का जुड़ाव होना। और ये सबसे पहले वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे सामंतवाद का सबसे पहले राइज हुआ और यहीं से धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया। तो इस प्रकार सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके सबसे टॉप पे राजा होगा और राजा या राज्य वही करेगा जो चर्च यानी कि धर्म कहेगा, यानी कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों आपस में मिले हुए थे। मिडिएवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन समाज का जब अंत हुआ 15th सेंचुरी के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन आया, आधुनिक काल आया, तो सबसे पहला चेंज यही हुआ था, पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग किया गया था, क्योंकि धर्म का मामला बिल्कुल अलग है और राज्य धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर चलेगा। इसलिए मॉडर्न पीरियड के अंदर पॉलिटिक्स और रिलीजन यानी कि दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, तभी मॉडर्न पीरियड की स्टार्ट हुई थी। और मिडिएवल पीरियड में यानी कि मध्यकालीन समाज में, इसलिए इसको मध्यकाल कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्य और धर्म आपस में जुड़े हुए थे। चर्च के पादरी के द्वारा राजा को आदेश दिया जाता था, यानी कि राजा और चर्च के जो फादर होते हैं ये सबसे सुप्रीम हुआ करते थे, इनके ऊपर कोई नहीं था। बाकी इसके नीचे जो 2 क्लास थे, नोबल्स हो गए, नाइट्स हो गए, ये भी टैक्स फ्री थे, सिर्फ टैक्स इन आम लोगों को देना पड़ता था। और सबसे ज्यादा अत्याचार या एक्सप्लोटेशन इन पीजेंट्स यानी कि किसानों का ही हो रहा था, इसलिए इसको डार्क एज कहा जाता है या अंधकाल का युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों को इतनी आजादी नहीं थी, ना ही वो राजा या राज्य के खिलाफ कुछ बोल सकते थे और ना ही उनको इतनी जानकारी थी कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उनको सही जानकारी आगे से मिलता ही नहीं था। ये था हमारा पूरा मिडिएवल सोसाइटी। इसी को कहा जाता है यूरोपियन फ्यूडलिज्म यानी कि यूरोपियन सामंतवाद, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे टॉप पे राजा होता है, इकोनॉमिक सिस्टम में एग्रीकल्चर पे पूरी सोसाइटी बेस्ड होती है और सोशल सिस्टम में पूरी सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इस तरीके से मध्यकाल के अंदर इस फ्यूडलिज्म का राइज हुआ यूरोपियन कंट्रीज के वेस्टर्न पार्ट के अंदर, और देखते ही देखते धीरे धीरे ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज को अपने चपेट में ले लिया और एक ऐसा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ जिसको सामंतवाद के नाम से जाना गया। और इस सामंतवाद या फ्यूडलिज्म के अंदर पूरी सोसाइटी को इस तरीके से 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पूरी सोसाइटी आपस में 4 पार्ट्स में बढ़ जाती है, इसी को सामंतवाद कहा जाता है, फ्यूडलिज्म कहा जाता है। देखो सामंत ये जो वर्ड है ये बताता है हमें कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है जो कि अलग अलग प्रकार से बटी हुई है, और ये सामंत जागीरदारी व्यवस्था को बताती है कि किस तरीके से जागीरदार या सामंत या जमीनों के मालिक लोग किसानों से खेती करवाया करते थे। यही बताती है हमें सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिस्ट सिस्टम। तो सामंतवाद को समझ लेने के बाद अब पूरा सिलेबस आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा विद आंसर के साथ। अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्हाट डू वी मीन बाय अर्ली मॉडर्न यूरोप। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है और में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे, आपको इसके बारे में बताना, यानी कि व्हाट आर द मेजर कल्चरल चेंजेस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, सबसे पहले प्रारंभिक आधुनिक यूरोप यानी कि इतिहास में जो 3 पीरियड है, एंशिएंट,
मिडिएवल और मॉडर्न। जैसे इंडिया का भी 3 इतिहास है, वैसे यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो पूरा यूरोपियन कंट्रीज है जिसके अंदर टोटल इस टाइम पे 27 कंट्रीज आते हैं, तो उन सभी कंट्री को मिलाकर एक महाद्वीप बनता है जिसको हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट या यूरोप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो जो यूरोप है इसका भी 3 इतिहास है, पहला एंशिएंट यानी कि प्राचीन, दूसरा मिडिएवल और तीसरा आ जाता है मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन तीनों काल में से मध्य काल से यानी कि मिडिएवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में यूरोप कैसे पहुंचा, आखिर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए, आया आपको समझ में। मिडिएवल से मॉडर्न में पहुंचने के लिए आखिर क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ी, और आपको जो और में बताया गया इसमें भी आपको वही बताया गया जो कल्चरल चेंजेस हुए, ये स्पेशली यहाँ बता दिया गया है। और फर्स्ट वाले में आपको बताना है सारे चेंजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, सारे चेंजेस आपको बताना है जो किए गए, जिसके कारण मिडिएवल एज से निकलकर यूरोपियन कंट्रीज का मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। तो अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है, वो सारी घटनाएं कौन सी है, अब आपको ये पूरी कहानी समझाता हूं मैं। चलिए इसके आंसर में सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझते हैं, इस तरफ हिंदी में और इस तरफ में मैंने इंग्लिश में अपने नोट्स ओपन कर दी। इंग्लिश मीडियम वाले लाइन्स को देखते रहे और हिंदी मीडियम वाले इस तरफ हिंदी के लाइन्स को देखते रहे। ये देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको बताना है कि यूरोपीय इतिहास की शुरुआत में मध्य युग का जैसे अंत होता है तो आधुनिक यानी कि मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। तो इसमें कई सारे चेंजेस हुए, कई सारे डेवलपमेंट हुए, और इन्हीं चेंजेस और डेवलपमेंट को 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में किया गया है, यानी कि 15th सेंचुरी जो कि आप कह सकते हो 1400 से लेकर, और 18th सेंचुरी यानी कि 1700 के बीच में। ये जो टाइम पीरियड है 15 से 18वीं शताब्दी के बीच के, इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी घटना घटी है, इन्हीं घटनाओं के कारण जो चेंजेस हुए हैं, इसी वजह से इस टाइम पीरियड को कहा जाता है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप। आपको समझ में आया? जो क्वेश्चन में बोला गया है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप का मतलब क्या है, यानी कि जो 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जो घटनाएं घटी है, जिसके कारण से यूरोपियन पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजन, कई सारे सेक्टर में, कई सारे एरियाज में जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के कारण ही, उन इवेंट्स के कारण ही इसको प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के नाम से जानते हैं, अर्ली मॉडर्न यूरोप। इसमें अर्ली यानी कि प्रारंभिक इसलिए यूज किया गया वर्ड क्योंकि स्टार्टिंग के चेंजेस बताना है आपको। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है वो 15 साल का है, जैसे ही वो 18 साल का होता है, 20 साल का होता है, तो ज्यादा चेंजेस तो नहीं आते, बट कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो स्टार्टिंग के चेंजेस होते हैं। जैसे उसका जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके बाल बड़े हो जाते हैं एंड उसकी आवाज चेंज हो जाती है, उसके बाद और भी चेंजेस आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो चेंजेस होते हैं इसके वजह से ही एक बच्चा एडल्ट में चला जाता है। वैसे ही सेम मिडिएवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में आने के टाइम कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से यूरोप का पूरा कल्चर ही बदल गया और यूरोप मिडिएवल एज से निकलकर मॉडर्न एज में आ गया। तो अब आपको आया समझ में? अब ये चेंजेस किस किस सेक्टर में हुए? ये पॉलिटिकल सेक्टर में हुआ है, राजनीति सेक्टर में। अब पॉलिटिकल सेक्टर में ऐसा क्या हुआ, मिडिएवल यानी कि जो मध्यकालीन व्यवस्था थी यूरोप की, और जो मॉडर्न एज थी यानी कि आधुनिक काल, इन दोनों सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो ये था कि मध्यकाल के अंदर जो पिरामिड सिस्टम था, यानी सबसे ऊपर किंग हुआ करता था, इसके नीचे होते थे नोबल्स। नोबल्स का मतलब जो कुलीन वर्ग होते हैं, पैसे वाले लोग, अभिजात वर्ग, इलियट क्लास, जो राजा के साथ मिलकर काम करते हैं। और इसी सेकंड वाले क्लास के अंदर पादरी वर्ग भी हुआ करते थे, चर्च के जो फादर होते थे, यानी कि रिलीजन भी इसी में आता था सेकंड वाले वर्ग में। एंड इसके बाद जो बच्चा हुआ जो थर्ड क्लास हो गया, इसमें आम लोग आते थे, जैसे फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, ये इसमें आते थे। तो सबसे ऊपर तो राजा था, लेकिन इसके नीचे जो जमींदार हो गए, बड़े बड़े जमीनों के मालिक, नोबल्स हो गए, इलियट क्लास वगैरह हो गए, और फादरी वगैरह हो गए, इनसे कोई टैक्स राजा नहीं लेता था। प्लस यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के लोग ज्यादा है, वहाँ पे है ना, ईसाई धर्म के लोग, तो वहाँ पे चर्च ज्यादा है। तो जो चर्च के फादर हुआ करते थे, ये जो कहता था राजा वही करता था भाई। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि रिलीजन, धर्म और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे मिडिएवल एज के अंदर, मध्यकाल में। राजा जो पॉलिसी बनाता था, जो काम करता था, उन सब के ऊपर चर्च यानी कि चर्च के फादर या पॉप का इन्फ्लुएंस होता था, इनका काफी इंटरफियर होता था, इनके पास पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर हुआ करती। ये था मिडिएवल एज की बात। लेकिन जब जनता को लगा कि देखो यार, रिलीजन अलग मैटर है, पॉलिटिक्स अलग मैटर है, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत करो, इसको सेपरेट कर दो। अब सेपरेट करने के लिए क्रांति होती है। अब इसी रेवोल्यूशन के बाद रिफॉर्म किया जाता है, और रिफॉर्म जैसे हो जाता है तो मॉडर्न इसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। चर्च, फादर, पॉप, अब इनका अलग मैटर है, पॉलिटिक्स का अलग मैटर है। राजा वही करेगा जो जनता के इंटरेस्ट है, जनता की जरूरत है। तो ये हो गया पॉलिटिकल चेंजेस। कल्चरल में क्या हुआ, सांस्कृतिक चेंजेस में खान पान, रहन सहन, बोलचाल, विचारों में चेंजेस आया। देखो मध्यकाल में राजा और जो जमींदार वर्ग थे, जो नोबल्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स वगैरह हो गए, ये हैवी टैक्स लगाया करते थे किसानों पे, लोगों पे, तो इन पे काफी अत्याचार हुआ करता था, और ना ही ये इतने जागरूक थे ये इसके खिलाफ आवाज उठा सके। इसी वजह से मिडिएवल एज को डार्क एज या अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एज से निकलने के बाद जब लोग मॉडर्न एज में आए तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, उनको जगाया गया, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है।
कुछ लोग जो सोसाइटी में काफी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इनको जगाने का काम किया। इसको कहा गया पुनर्जागरण। सोसाइटी के अंदर कल्चरल चेंजेस आना, अपने आइडियाज को इस तरीके से स्प्रेड करो कि लोग जागरूक हो जाए अपने अधिकारों, अपने राइट्स को लेकर, ताकि कोई आपको दबा ना सके। तो मॉडर्न एज के अंदर लोग अपने राइट्स को लेकर इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट समझने लग गए, जो कि मिडिवल एज के अंदर उनको बताया तक नहीं गया था, उनको दबा के रखा जाता था। क्यों? क्योंकि चर्च फादर के खिलाफ वो आवाज उठा ही नहीं सकते थे, क्योंकि धर्म का काफी इन्फ्लुएंस था। तो मॉडर्न एज के अंदर धर्म का इन्फ्लुएंस भी खत्म हुआ और पॉलिटिक्स और रिलीजन जो एक थे वो भी अलग हुआ, और लोगों ने अपने विचारों से लोगों को फिर से जगाने का काम किया। इसलिए इसको पुनर्जागरण या रेनेसां के नाम से जानते हैं। एंड धार्मिक चेंजेस, अभी आपको मैंने बताया पॉलिटिक्स रिलीजन अलग हो गया। एंड इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब मशीनों का आविष्कार हुआ। पहले लोग सिर्फ फार्मर्स, लेबर्स के रूप में काम किया करते थे, अब वही काम जो पहले हाथों से होता था वही काम अब मशीनों से होने लग गया, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। तो पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक चेंजेस हुए इस पीरियड के दौरान, 15 से लेकर 18 सेंचुरी के दौरान। इसी वजह से इसको हम प्रारंभिक आधुनिक यूरोप कहते हैं, अर्ली मॉडर्न यूरोप के नाम से इसको जाना जाता है। आया आपको समझ में? यहाँ पे तो ये आपको इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट आपको बता देना है 2-4 लाइन में, जो आपको मैंने अभी समझाया। इसके बाद छोटी सी डेफिनेशन बता दूं कि भाई प्रारंभिक आधुनिक यूरोप का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। इसमें आपको बताना है कि यूरोपीय मध्य युग का अंत हुआ 14 सेंचुरी के बाद, और उसके अंत हो जाने के बाद आधुनिकता की ओर यूरोप बढ़ने लग जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है, और इसी को हम यूरोप की आधुनिकता कहते हैं, जिसमें कई सारे चेंजेस आए। अब चेंजेस का क्या है यहाँ पे अभी आपको मैंने समझा दिया। एंड इसके बाद आपको बताना है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की बात करने पर, तो इसका मतलब है हम 15 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में जो भी घटना घटी है उनकी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले का जो टाइम था वो मध्य युग कहलाता था, जब रोमन एम्पायर चल रहा था। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चर्च का बोलबाला था, मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्र बहुत कड़े लेवल पे था, राजा मर गया उसका बेटा राजा बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से लोगों के पास राइट्स नहीं थे, वो सरकार का क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकता था, गवर्नमेंट बना दबा देगी उनको, भाई राजा तो अत्याचार करता ही करता था। जैसे आप फ्रांस को देख लो, लुई 16 को कितने अत्याचार किए गए लोगों पे, यूरोप के अंदर कई ऐसे कंट्रीज के अंदर अत्याचार किया गया, तो इसके लिए रेवोल्यूशन भी हुए हैं, इसलिए इसको रेनेसां के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मिडिवल एज से लोगों को निकालने के बाद जब मॉडर्न एज में डाला गया तो उनको जगाया गया, क्योंकि मध्यकाल एक अंधेरे का युग है, डार्क एज है, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स, अपने ही बारे में उनको नहीं पता है, उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट से जागरूक ही नहीं किया गया, उनको अवेयर नहीं किया गया, बस यही अवेयर किया गया, इसलिए इसको रेनेसां कहा जाता है। इस काल में यूरोप में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जैसे चेंजेस हुए, इसलिए इसको प्रारंभिक यूरोप के नाम से जाना जाता है, जो भी हमने देख लिया। इसके बाद प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के उदय और विकास, यानी कि इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट होने में किन किन फैक्टर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले पुनर्जागरण, लोगों को दोबारा से जगाना, अपने रिलीजियस राइट्स को लेकर, अपने फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे अधिकार लोगों के पास है, लोगों के पास राइट टू लाइफ है, उनके पास फंडामेंटल राइट्स है, तो इनके बारे में लोग जाने। उनके पास बुद्धि है, वो तर्क और लॉजिक की बात करे, ना कि जो धर्म कह रहा है उस पर अंधा विश्वास कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी घटना है या जो भी कहा जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक जानो, बिना तर्क के, बिना लॉजिक के किसी भी बात को एक्सेप्ट मत करो, चाहे वो चर्च कह रहा हो, फादर कह रहा हो, या किसी भी धर्म में कहा जा रहा हो। तो इस तरीके से पुनर्जागरण किया गया। क्यों? क्योंकि धर्म के अंदर सुधार हुआ। धर्म में सुधार क्या हुआ? दुनिया भर के अंदर ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा है, यूरोप के अंदर ये चला आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा था, तो यहाँ पे जो चर्च था यूरोप के अंदर वो था कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के अंदर सारे फादर, पोप हुआ करते थे। आप कह सकते हो कि ईसाई धर्म के जो पंडित हुआ करते हैं, हम उनको पंडित कहते हैं, वो उनको फादर कहते हैं, यही डिफरेंस। तो अब चर्च के फादर क्या करते थे, वो कहते थे भाई देखो हमारे पास क्रॉस का निशान है, जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी कुछ मांगेगा उसका वो पूरा हो जाएगा, बस ये क्रॉस का निशान उनको देखना है, और बदले में दान दक्षिणा देना है यहाँ पे भरपूर तरीके से। तो पहला अंधविश्वास फैलाया गया। तो धर्म के नाम पे इस तरीके से अंधविश्वास फैलाए जा रहे थे, और ऐसे ना जाने कितने अंधविश्वास फैलाए गए लोगों को ये कहकर कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, और लोग उस पर विश्वास भी करते थे भाई, क्योंकि कोई बात उठाने वाला था नहीं। फिर फाइनली एक बंदे का जन्म हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या कहा कि नहीं भाई, ये जो कैथोलिक चर्च वाले काम कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, हम करप्शन का सपोर्ट नहीं करते, हम करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि कैथोलिक चर्च यही काम कर रहे थे। तो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो कहलाए प्रोटेस्टेंट, यानी कि ईसाई धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो लोग कैथोलिक चर्च के द्वारा जो काम किया जा रहा था, जो इसका सपोर्ट करते थे, उसको कहा गया कैथोलिक ग्रुप, एंड जो इस कैथोलिक चर्च का सपोर्ट नहीं करते थे, जो आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा चलाएगा, जो उसका सपोर्ट करते थे और कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट, यानी कि ईसाई धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला कैथोलिक चर्च को मानने वाले, जो कैथोलिक चर्च कर रहा है वो सही कर रहा है, और जो ये मानते थे कि नहीं कैथोलिक चर्च सही नहीं कर रहा है, जो इसके अगेंस्ट में खड़े हुए, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। इस तरीके से ईसाई धर्म का दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया। यही हुआ धर्म में सुधार। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, साहित्य, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, मनुष्य की सोच में बदलाव आया। अब मान लो आप किसी चीज
इसके बारे में जानते हो और कुछ लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो गलत चीजें जानते हैं उसके बारे में, अफवाह फैली हुई है, तो आप अपने विचारों को इन तक पहुंचाओगे, इनको जागरूक करोगे। अगर आप इन सभी लोगों में एक सिंगल ऐसे इंसान हो जिसको सच पता है, और अगर आप इन सबको नहीं बता रहे हो तो ये सभी इंसान हमेशा झूठ पे ही विश्वास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि वो अपने विचारों को सोसाइटी में फैलाए। अब वो चाहे शिक्षा के द्वारा या प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा अपने विचारों को छपवा दे मैगजीन्स में, बुक्स में, पैम्पलेट में, और लोगों को पढ़वाना स्टार्ट करे। और यही हुआ इस टाइम पे। कई सारे मैगजीन्स वगैरह निकाले गए जिससे कि लोगों की सोच में बदलाव आए। अब वो अपने राइट्स को समझे। वो पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है, आखिर उनके ऊपर शासन करने वाला कौन होता है, कोई क्यों आपको वो सताएगा। तो लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हुए। क्यों? क्योंकि उनके सोच में बदलाव आया। जिस सोच में बदलाव मिडिएवल एज के अंदर नहीं आया था, उसी सोच में बदलाव अब मॉडर्न एज के अंदर आया। इस टाइम पे आर्ट एंड रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। आर्ट मतलब अब लोग कुछ कहकर बोले या एक पिक्चर या कोई स्केच बना के कविताओं के माध्यम से बोले तो सोसाइटी पे इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो लोगों ने आर्ट के द्वारा, अपने कलाओं के द्वारा सरकार का विरोध किया, राजतंत्र का विरोध किया। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वॉयलेंस का विरोध किया। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आए और फाइनली अंधविश्वास और जो अशिक्षा का माहौल था और जो सुपर सीजन यहाँ पे चल रहा था, जो प्रिविलेज क्लास थे या चर्च के फादर वगैरह, पॉप वगैरह हो गए, इन सब के खिलाफ बात उठाई गई। और फाइनली यूरोप कहाँ पे आ जाता है, अब आ जाता है मध्य युग के अंदर, जहाँ पे लोग जागरूक हो गए हैं। अब वो लॉजिक की बात कर रहे हैं, ना कि इलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो अब लोग कहाँ पे आ गए, अब लोग आ जाते हैं आधुनिक युग के अंदर। अब स्टार्ट होता है यूरोप का आधुनिक यानी कि मॉडर्न एज, जहाँ पे लोग अब लॉजिक की बात कर रहे हैं, ना कि इलॉजिकल बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब उसके पीछे का रीजन क्या है, अब वो इस चीज को जानने में बिलीव करते हैं। अब आपको आया समझ में, मिडिएवल एज के अंदर ये सब कुछ नहीं था जो कि मॉडर्न एज के अंदर आ गया। चाहे राइट्स हो, इक्वालिटीज हो, रिफॉर्म हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो, मशीनों का इन्वेंशन हो, व्यापार ट्रेड हो, एक से दूसरे देश के साथ रिलेशन हो, ये सब कुछ मिडिएवल एज के अंदर नहीं था। ये सब मॉडर्न एज में आया, इसलिए इसको आधुनिक युग का यूरोप कहा जाता है। तो इस तरीके से आधुनिकता की शुरुआत होती है। और ईसाई धर्म दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक प्रोटेस्टेंट एंड एक कैथोलिक। जैसे इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में बटा हुआ है, तो कई सारे धर्मों के अंदर ऐसे डिवीजन हुए हैं, वैसे एक डिवीजन ईसाई धर्म के अंदर होता है। अब आपको बताना है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की विशेषताएं क्या है, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। देखो आंसर मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इंट्रोडक्शन बताओ, इसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाओ। हमारे नोट्स की खासियत यही होती है कि हम फ्लो चार्ट्स के अंदर आपको ज्यादातर चीजें समझाते हैं। हमने क्या किया, हमें फ्लो चार्ट्स में आपको बता दिया वही सेम पॉइंट्स, फिर नीचे आके हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इसी क्या होगा, टीचर्स आपके पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेगा, इसके बाद पॉइंट्स को देखने के बाद बोलेगा हाँ भाई चलो बच्चे ने सही आंसर लिखा है, क्लियर कट आपका आंसर मार्क्स में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको अपने आंसर जरूर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि मिडिएवल यूरोपियन कंट्रीज, जो मिडिएवल एज था उससे निकलकर जब ये मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज मॉडर्न एज में आ गए तो क्या क्या चेंजेस आए। पहला आपको बताना है बौद्धिक विकास हुआ, कला और साहित्य का उत्थान हुआ, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, राइज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आए। एंड जो रिलीजियस डिस्प्यूट्स थे ईसाई धर्म के अंदर, उसके अंदर भी चेंजेस हुआ, रिफॉर्म किया गया। अब एक एक करके आपको इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, बौद्धिक विकास, यानी कि जिनके पास बुद्धि था, बुद्धिशाली लोग, कुछ लोग जैसे पुनर्जागरण है, रेनेसां है, इसकी शुरुआत सबसे पहले इटली में होती है। और इटली में एक बंदा हुआ जीन बोंदा नाम का, जीन बोंदा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और जीन बोंदा ने क्या किया, अपने विचारों से लोगों को जगाने का काम किया। भाई सोए हुए लोग जागो, मिडिएवल एज के अंदर आपको अपने अधिकार के बारे में सजग या जागरूक नहीं किया गया। आपके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू प्रॉपर्टी है, तो आप अपने अधिकारों को अच्छे से इस्तेमाल करो। आखिर स्टेट या गवर्नमेंट या राजा कौन होता है आपके राइट्स को लेने वाला, जब ये राइट्स राजा ने दिया ही नहीं है। राजा तो बना ही है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात होने लग गए। अच्छा भाई हमें पागल बनाया जा रहा था क्या, मिडिएवल एज के अंदर लोग जाग गए। क्यों? क्योंकि स्टेट, गवर्नमेंट, लोगों के राइट्स, इन सबको लेकर डिबेट होने लग गया। जीन बोंदा, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिगार्डो, जेम्स मिल, जेएस मिल, मैकियावेली, होब्स, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स आए, कार्ल मार्क्स भी हो गया इनमें। इन सभी ने लोगों के विचारों को बदला और सोसाइटी के अंदर चेंज लाया अपनी बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पे लोगों के बुद्धि का विकास हो रहा है। तो सबसे पहले मॉडर्न एज क्यों शुरुआत हुई, बुद्धि का विकास हुआ। यहाँ पे बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। आधुनिक काल में ये आरंभ होता है, जो कि मध्य युग के अंदर अज्ञानता और अंधकार जो चल रहा था, इग्नोरेंस एंड डार्क एज, इन दोनों से लोगों को बचाया गया और इन दोनों को खत्म कर और मध्य काल में सिर्फ आस्था, धर्म पे ज्यादा जोर दिया जाता था। अब धर्म की जगह पे लॉजिक एंड बुद्धि को ज्यादा जोर दिया गया। इन लॉजिकल चीजों को खत्म करके लॉजिक की बात करो। स्टेट को किसने बनाया, स्टेट हम पे राज क्यों करता है, स्टेट को बनाने वाला कौन है, आखिर स्टेट किस कंडीशन में बनाया गया था, एक इंसान के पास कौन कौन से राइट्स है, ऐसे लॉजिकल बातें करके लोगों की बुद्धि का विकास किया गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, कला साहित्य का उत्थान, यानी कि राइज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अगर मेरे विचार मेरे ही तक रहेंगे तो और लोगों तक कैसे पहुंचेगा। आखिर लोगों को अवेयर करने के लिए मुझे अपने विचार तो शेयर करना पड़ेगा। तो आज अपने विचार आप शेयर कर सकते हो पोस्टें बनाकर, लेकिन उस टाइम पे जब सोशल मीडिया, इंटरनेट ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उस टाइम पे अपने विचार कैसे शेयर करेंगे। तो
लोगों ने आर्ट एंड लिटरेचर का साधन चुना। इस टाइम पे कई विचारक ने अपने विचारों को डेवलप किया। अगर मान लो सरकार का विरोध करना है और इसको एक पेंटिंग में वो प्रेजेंट करते थे, लोगों तक बंटवाते थे ताकि लोग समझ पाए कि राजा हमें पागल बना रहा है और हमारे ही टैक्स से मौज कर रहा है और हम पे अत्याचार कर रहा है। लोग जागरूक हो गए इस कंडीशन में। इनमें एक नाम आता है पेंटर का जिसका नाम है मसाचो। इसने अपने टाइम पे कई सारी ऐसी पेंटिंग्स भी बनाई थी, काफी फेमस है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो साहित्य के क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट हुए जहाँ पे धर्म और स्टेट की नहीं, अब एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की गई, क्योंकि मिडिवल एज के अंदर रिलीजन, स्टेट, राजा बस लिमिटेड एरिया की बात की जाती थी, बट मॉडर्न इसके अंदर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की बात की गई। एक इंडिविजुअल पर्सन के पास कौन कौन से राइट्स है एंड स्टेट को कितनी शक्तियां दे हम जिससे कि लोगों की लिबर्टी पे कोई खतरा ना हो, ऐसी ऐसी बातें की जाने लग गई। इसलिए यूरोप के अंदर मिडिवल एज का अंत हुआ और मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। एंड इसके बाद क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी व दर्शन शास्त्र में विकास, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फिलोसफी। इस टाइम पे कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए। अब वो चेंजेस क्या थे, देखो यूरोपियन कंट्रीज में लोग यही मान रहे थे जितने जो ग्रह हैं वो अपने जगह पे रहते हैं और सूरज इनके चक्कर लगाता है, वो लोग फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन कोपरनिकस आया, बोला ऐसा नहीं है भाई, ये थ्योरी गलत है। कोपरनिकस ने कहा सूरज अपनी जगह पे होता है और जितने जो प्लेनेट है ये चक्कर लगाते हैं, ना कि सूरज चक्कर लगाता है। जब कोपरनिकस ने ऐसा कहा अपनी बुक ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर में, और आगे चल के गैलीलियो और विंची आए जिन्होंने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी। कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने साइंस में ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। लोगों को अब हमारे ब्रह्मांडों की जानकारी होने लग गई और कहीं ना कहीं अब लोग तरक्की करने लग गए, साइंस का डेवलपमेंट होने लग गया। दर्शन शास्त्र का विकास हुआ। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है, जो समाज में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन की बात करें। जैसे इंसान है, अब इंसान की सुरक्षा कौन करेगा, इनके राइट्स की जो सिक्योरिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इसके लिए लोगों ने मिलकर एक स्टेट बना दिया। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो अब लोगों की सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। मैकियावेली ने अपनी बुक में लिखा था द प्रिंस के अंदर कि एक ऐसा राजा होना चाहिए जो शक्तिशाली हो और अपने स्टेट को काफी शक्तिशाली बना के अपने स्टेट के लोगों को सिक्योर रख सके। कई सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए मैकियावेली ने, होप्स ने, रूसो ने, जेएस मिल ने, जिन्होंने बताया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, लिबर्टी क्या है एंड सोसाइटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलीजियस प्रॉब्लम है, अनटचुअलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। इन सब चीजों पे बात की गई ताकि एजुकेशन का माहौल बनाया जा सके। तो ऐसे फिलोसफर हुए जिन्होंने अपनी फिलोसफी दी, जो कि इस टाइम पे लोगों को जागरूक करने में अपना उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इसके बाद क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए इस टाइम पे। जैसे पादरी, कुलीन हो गए, किसान हो गए, ये सारे लोग हुआ करते थे मध्यकालीन युग के अंदर। और जो कुलीन वर्ग है इनको एलीट क्लास भी कहा जाता था। काफी अमीर लोग थे, जमीनों के मालिक थे और किसान से खेती करवाया करते थे और इन्हीं किसानों पे हैवी टैक्स लगा के इनका अत्याचार किया करते थे। और पादरी लोग राजा से मिले हुए थे क्योंकि राजा वही करता था जो पादरी कहते थे। जो चर्च के फादर वगैरह हो गए, पोप वगैरह हो गए, इनकी ही बात राजा माना करता था। तो फादर और नोबल ये दोनों तो भाई मिले हुए थे, आपस में पिस रहे थे। यहाँ पे आम जनता तो पहले क्या करते थे, अपने देश में उगाते थे, अपने देश में माल को रखते थे बस। लेकिन अब इनको लालच आया कि जो सरप्लस हो रहा है क्यों ना हम इनको बाहर के देशों में बेचना स्टार्ट कर दे। तो पहले ये कुलीन वर्ग थे, अभी जात कह लो या जमींदार कह लो, इनको लैंडलॉर्ड से व्यापारी बन गए। अब ये अपने देश का माल, अपने देश का क्रॉप्स अब ये किसी दूसरे देश में जाके बेचने लगे। यहीं से सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आया। तो जो पहले फार्मर्स हुआ करते थे वो फार्मर्स से अब लेबर्स में चेंज होने लग गए, और जो पहले लैंडलॉर्ड हुआ करते थे अब वो कैपिटलिस्ट बन गए, पूंजीपति बन गए। अब वो व्यापार कर रहे हैं, सैकड़ों रुपए का अब सौदा करने लग गए यहाँ पे। इसलिए सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुआ। यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसके अंदर कई सारे शहरें बसे और व्यापार के क्षेत्र में विस्तार हुआ, यानी कि ट्रेड एक्टिविटी अब बढ़ गई। अब व्यापार करने के लिए हमें रास्ता चाहिए होगा, रास्ता पता कहाँ चलेगा, अभी आपको मैं आगे पॉइंट बताता हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धार्मिक विवाद भी था यहाँ पे जिसमें सुधार किया गया। कि मार्टिन लूथर के द्वारा धर्म के क्षेत्र में सुधार किया गया और इसीलिए ईसाई धर्म दो पार्ट्स में बट गया। पहला था प्रोटेस्टेंट धर्म और दूसरा था कैथोलिक धर्म। दोनों ही ईसाई धर्म है, बट जो रोमन कैथोलिक चर्च का सपोर्ट नहीं करते वो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। धर्म में सुधार किया गया, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करके धार्मिक आजादी दी गई लोगों को। आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, किसी भी चर्च या धर्म के द्वारा आपको नहीं सताया जाएगा। एजुकेशन को प्रमोट किया गया और कई सारे भाषाओं को अपनाने के लिए आजादी दी गई। अब चाहे आप फ्रेंच अपना लो, जो भी यूरोपियन कंट्रीज की लैंग्वेज है आप उनको अपना सकते हो। अब कई सारे कल्चरल चेंजेस हुए। सबसे पहले फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे मानव की सोचने की क्षमता बढ़ गई अब यहाँ पे, क्योंकि पहले इलॉजिकल बातें थी मिडिवल एज के अंदर, अब तर्क की बात हो रही है। आखिर स्टेट बना है तो क्यों बना है, स्टेट आपके ऊपर राज करने वाला कौन होता है, आखिर एक आम इंसान स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून फॉलो क्यों करे, ऐसे लॉजिकल बातें आई। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे डिसिप्लिन नहीं बना रहेगा, जो ताकतवर वो गरीबों को दबा देगा। अब यहाँ पे इलॉजिकल की जगह लॉजिकल बातें कही जा रही है। बुद्धि का विकास इसी वजह से हुआ। आस्था की बात नहीं, आस्था मतलब धर्म की जगह अब बुद्धि को जोड़ दिया जा रहा है। एक इंसान अपने सही और गलत को समझता है, इसलिए एक इंसान को उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप ही डिसीजन ले लेगा। बट पहले क्या था, जो भी डिसीजन लेना है वो धर्म लेगा, चर्च के द्वारा ही फैसले किए जाएंगे सारे। मिडिवल एज में जो कमियां थी इसको मॉडर्न एज के अंदर सुधार कर दी गई। इसलिए व्यक्ति के मस्तिष्क में खोज की गई ताकि उसके मस्तिष्क का विकास हो और सभी को फ्रीडम दिया गया ताकि वो अपने बातों को रख सके, अपने विचारों को फैला सके। किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मानवतावाद एवं व्यक्तिवाद, यानी कि ह्यूमैनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है कि मिडिवल एज के अंदर
पहले सिर्फ स्टेट क्या काम है, राजा यानी किंग की बात होती थी, चर्च यानी कि रिलीजन की बात होती थी। इसके अलावा एक इंडिविजुअल पर्सन, इसके पास क्या राइट्स हैं, इसका लाइफ कैसे सही होगा, इससे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था। बट मिडिवल एज की इन कमियों को सुधार करके अब मॉडर्न एज में जब यूरोप आता है तो मॉडर्न एज के अंदर मनुष्य के इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर बात की गई। आखिर एक व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा होगा, एक ह्यूमन लाइफ के अंदर कौन कौन सी समस्याएं प्रॉब्लम्स आती हैं, जीवन को सुधारा कैसे जाए, अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सा काम किया जाए। मध्यकाल के बिल्कुल केंद्र में धर्म था, बट मॉडर्न एज के अंदर आधुनिक युग का जो केंद्र है, इसके केंद्र में मानव है। आया आपको समझ में डिफरेंस क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। अब एक इंसान की लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस सोच पे अब विचार किया जा रहा है, ना कि धर्म पे विचार किया जा रहा है मिडिवल एज की तरफ। एंड इस काल में ऐसे कई सारे पेंटर्स हुए जो स्केच बनाते थे, लिटरेचर हुए, कई सारे पोएट हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए, जिन्होंने अपने विचारों से लोगों को जगाया और उनको सच्चाई का रास्ता दिखाया। नेक्स्ट है कला, शिक्षा और साहित्य में परिवर्तन, चेंजेस इन आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। मध्यकाल की कला में धर्म का प्रभाव था, जो भी कुछ होता था रिलीजन के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही है बस वही होता था। लेकिन जो लिटरेचर है, आर्ट है, जब एक इंसान अपने विचारों को पब्लिश नहीं कर पाएगा तो कैसे और लोग भी जागरूक होंगे। तो आधुनिक युग की शुरुआत होती है जब इन कमियों को दूर कर दिया जाता है। अब धर्म के जगह पर कला, और लोग अपने पर्सनल ओपिनियन को भी लिख सकते थे, छाप सकते थे, और साथ ही साथ स्केच या पेंटिंग भी बना सकते थे, और जो भी उनके जीवन की सुंदरता है या जो भी घटनाएं घटी है उनको बता सकते थे। तो पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में एंड म्यूजिक में, यानी कि चित्रकला, स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब कोई चीज बनाना, मोन्यूमेंट्स या कोई भवन बनाना, मूर्ति कला यानी मूर्ति बनाना, संगीत यानी म्यूजिक, इन सब के अंदर चेंजेस किया गया। जिसमें पहले सिर्फ रिलीजन पे बात होती थी, अब इन सब के अंदर इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स पे बात होने लग गई। शिक्षा में यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में कॉलेज वगैरह खुले। पहले कॉलेज नहीं, चर्च था, वहीं पे एजुकेशन लेना है। बैंक नहीं था, चर्च ही था, यानी सारा कुछ चर्च कर रहा है। बट अब मॉडर्न एज के अंदर क्या है, ये सब चीज खत्म हुआ। साहित्य के क्षेत्र में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। मिडिवल एज में क्या था कि जिस देश का जो लैंग्वेज है वो उसको यूज करेगा, बट मॉडर्न एज में इसमें चेंजेस हुआ। अब आप इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषाओं का यूज कर सकते हो। इनका डेवलपमेंट हुआ। अमीर और गरीब के लिए किताबें छपने लग गई, क्योंकि जर्मनी के गुटेनबर्ग में 1556 में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। तो यहीं से सबसे पहले बाइबल छापा गया, और उसके बाद तमाम लोगों ने अपने विचारों को छापा, अपने किताबों को छापा, और इस तरीके से लोगों के अंदर वो बटी और लोग उसको पढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ से जागरूक होने लगे जब प्रिंटिंग प्रेस का भी इनोवेशन हुआ। कागज और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। यूरोप के वासियों ने 15वीं सेंचुरी के बीच में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया, और इनका उपयोग भी हुआ। जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में अब डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर बुक छपी, पब्लिश हुई, लोगों तक पहुंची, कागज बनने लग गए। कैसे हम पेड़ों से कागज बना सकते हैं, लोगों को ये पता चल पाया, तो कागज और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो एक नई टेक्नोलॉजी थी जो अब लोगों के विचारों को दुनिया भर के किसी भी कोने में पहुंचा सकते थे। तो इसका बहुत बड़ा चेंजेस हुआ सोसाइटी में, समाज में। नेक्स्ट है विश्व अभिन्यास यानी कि जुड़ाव। तो जुड़ाव के लिए यात्राएं और अन्वेषण, पूछताछ। तो अब एक देश दूसरे देश से जुड़ना चाहता है, अब इसके लिए उनको खोज करना होगा, रास्ता कहाँ है। अब यूरोपियन कंट्रीज के लोग दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं समुद्र के सहारे, ताकि उनको रास्ता पता चल जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको खोज डाला गया। अब वास्को डी गामा के द्वारा 1498 के अंदर भारत तक पहुंचने का जो रास्ता है, इस रास्ते की खोज कर दी गई। यानी कि अब यूरोपियन कंट्रीज और देशों में जा सकते थे समुद्र के रास्ते, वहां पे जाके जो वहाँ का रॉ मटेरियल है या वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनको लूट सकते थे, या वहाँ पे जाके उनके साथ व्यापार करते थे। तो दुनिया भर के बड़े बड़े पैमाने पर समुद्री यात्राएं की गई इस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में मकसद गुलाम बनाना तो नहीं था, सिर्फ वहाँ पर जाके व्यापार करना था। और इससे कल्चरल चेंजेस भी हुए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे भी जाते हैं वो अपने कल्चर को लेके जाते हैं। तो उन देशों के अंदर कई सारे कल्चर भी चेंजेस हुए, और वहाँ की जो चीज अच्छी लगती है इनको, ये अपने यूरोपियन कंट्रीज में लेकर आ जाते। तो कल्चरल चेंजेस हुए, खान पान, रहन सहन, बोलचाल का जो तरीका था, इन सब में चेंजेस आया। तो स्टार्टिंग में मेन मकसद इनका गुलाम बनाना नहीं था, वो मकसद तो इनका 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, जब ज्यादातर देशों को इन्होंने गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन का मूल्यांकन, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल चेंजेस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। कई सारे कल्चरल चेंजेस भी हुए, जैसे आधुनिकता का विचार लोगों तक पहुंचाना, जिसके वजह से मिडिवल एज का एंड हो पाया। एंड कल्चरल चेंजेस में फिलोसफर के द्वारा अपनी फिलोसफी लोगों तक पहुंचाई गई। स्टेट, लिबर्टी, इक्वालिटी, एजुकेशन एंड पर्सनल राइट्स हो गया, आपके पर्सनल लाइफ, एंड स्टेट के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए जिससे कि लोगों के राइट्स को कोई खतरा ना हो। ऐसे विचारों को फैलाया गया बिल्कुल हवा की तरह, ताकि लोग जागरूक हो और वो अपने विचार रख सके अगर कोई राजा अत्याचार कर रहा है। इसी का एग्जाम्पल है 1789 में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लोगों ने नारा दिया, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फर्टर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, सब लोग मिलकर रहे। और यहाँ पे मोनार्की सिस्टम की जगह रिपब्लिकन सिस्टम आया, जहाँ पे लोगों के विचार जनता अपनी सहमति से अब राजा को चुन सके या सरकार बना सके। यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात उठने लग गई। अब कहीं ना कहीं जनता की सहमति भी उसमें होनी चाहिए। तो 1776 के अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, जिसमें अमेरिका आजाद हो जाता है ब्रिटेन से, यानी यूरोपियन कंट्रीज से। इसके बाद 1789
में उसने अपना संविधान भी बनाया और 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ। तो अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन से दुनिया के कई देशों के अंदर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि भाई जब अमेरिका के अंदर लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, या फ्रांस के अंदर लोग अपनी फ्रीडम के लिए आंदोलन कर सकते हैं तो और देश के लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही देखते देखते एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन कंट्री जितने भी कंट्रीज थे इन देशों के अंदर भी आंदोलन खड़े हुए। तो उस टाइम भारत पे भी इसका इंपैक्ट पड़ा और भारत ने भी अपने फ्रीडम को लेकर स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। तो ये सारे जो आंदोलन हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आजादी और एक व्यक्ति की राइट्स को लेकर हो रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सारे राइट्स इंक्लूडेड है। तो इस टाइम पे आर्ट के क्षेत्र में कई सारे चेंजेस हुए। रिलीजन का जो इम्पैक्ट मिडिवल एज के अंदर था बहुत ज्यादा और मॉडर्न एज के अंदर कम हो गया। लोग अपने पर्सनल ओपिनियन भी लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन इस टाइम पे लोग कल्पनाओं को भी इसमें शामिल करते थे। जैसे कि अब देखोगे प्लेटो, अरिस्टोटल को, तो वो कल्पना करते थे कि भाई स्टेट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वैसे ही एक टाइम पे अब कार्ल मार्क्स आया, इसने बताया कि सोसाइटी क्लासलेस होनी चाहिए। क्लासलेस का मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होता है 1750 से लेकर 1850 के बीच में, इन 100 सालों के दौरान मशीनों का आविष्कार होता है। जैसे जेम्स वोट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार कर देना, ग्राहम वेल्स के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार करना, देखते देखते कई सारे इन्वेंशन होने लगे। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, समाज तरक्की तो कर रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, जिससे उत्पादन होता है, जिससे सामान बनते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाएगा, जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब रह जाएगा। तो गरीब लोग इन अमीरों के पास खेती करते या अमीरों को फैक्ट्री में वो लेबर बन के काम करते। तो एक टाइम ऐसा हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, मशीनों का आविष्कार होने लग जाता है, तो सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक रिच और एक पुअर में। अब एक बंदा आता है कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। इसने भी अपनी एक फिलोसफी दी जिसको हम कल्पना कहते हैं। इसने कहा कि देखो सोसाइटी के अंदर अमीर और जो गरीबी खत्म होना चाहिए, अमीरों के सारे रिसोर्सेज को ले लो और गरीबों में बांट दो। लेबर्स और फार्मर्स के बीच में इक्वलिटी के साथ रहे, कोई क्लास ना रहे, वर्ग विहीन सोसाइटी बनाना था जहाँ पे कोई वर्ग ना रहे। एंड दूसरा ये कहता था कि देखो जो अमीर लोग हैं ना, ये स्टेट के साथ मिलकर काम करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहता था जहाँ पे कोई भी स्टेट ना हो, राज्य विहीन और वर्ग विहीन। इस तरीके से चाहता था ये सोसाइटी में लोग अपना शासन खुद चलाएंगे, मजदूर, किसान, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। लेकिन क्या ये हो पाया? नहीं हो पाया ना, जस्ट ये कल्पना है। तो यहाँ पे कई लोगों ने अपनी कल्पनाओं को देना भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। मनुष्य का अब एक अधिकार नहीं रहा, मोनोपोली नहीं रहा। अब वो अपने विचारों को भी कहीं जगह पे फैला सकता है, लोग दूसरे के विचारों को भी लेकर कहीं और जाके पहुंचा सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज होने लग गई, नए विदेशी संबंध भी बने। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होने लग गया तो नए विदेशी संबंध बने, और इन यात्राओं के द्वारा समुद्री रास्ता पता लगाने के लिए तो नए नक्शा का भी इन्वेंशन हुआ इसी टाइम पे। समुद्र का जो मैप है ये बन पाया, क्योंकि पहले समुद्री रास्ते से ही व्यापार हुआ करते थे। डर इसमें था, कई बार अटैक कर दिया जाता था, समुद्री डकैत हुआ करते थे, जो पूरा शिप है उसको ही लूट लिया करते थे। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मिडिवल एज की उन कमियों को सुधार कर मॉडर्न एज की शुरुआत की गई। जो मध्यकालीन यूरोप में जो समस्याएं थी उनको सोल्व किया गया। पहले जो सोसाइटी 3 वर्ग में बटी हुई थी, सबसे ऊपर किंग होगा, फिर नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स होंगे, इसके नीचे आम लोग, लेबर्स और फार्मर्स होंगे। तो पहले इनका जो काफी अत्याचार हुआ करता था हैवी टैक्स लगाकर, और इनसे कोई टैक्स लिया नहीं जाता था नोबल्स और लैंडलॉर्ड से। तो अब ये सिस्टम खत्म किया गया, अत्याचार का शासन बंद हुआ। यहाँ पे धर्म में, पॉलिटिक्स, रिलीजन में, आर्ट एंड कल्चर में, टेक्नोलॉजी में कई सारे रिफॉर्म किए गए, जिसके वजह से यूरोप मिडिवल एज से निकलकर मॉडर्न एज के अंदर आ पाया, जिसमें लोगों के विचार बदले। अब लोगों ने अंधकार यानी कि डार्क एज से निकलकर इलॉजिकल की जगह लॉजिकल बातें करनी स्टार्ट करी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली में पुनर्जागरण के उदय यानी कि उद्भव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्कस द कॉजेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिनेंसा इन इटली। आपको बताना है कि इटली जो कि यूरोप का एक कंट्री है, एक देश है, इस कंट्री के अंदर सबसे पहले पुनर्जागरण का उदय होता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है लोगों को फिर से जगाना, यानी कि लोग पहले से जगे हुए थे, बीच में वो सो गए, उसके बाद फिर से उनको जगाना है। इसमें सोने का मतलब उस सोने से जब लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं, अंधकार युग में जी रहे हैं वो, तो इससे जगकर लोग मिडिवल एज से निकलकर, क्योंकि मिडिवल एज को डार्क एज कहा जाता है, अभी आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताया, इससे निकलकर कैसे मॉडर्न एज के अंदर आया है, इसमें पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये आपको बताना है। चलिए हम बात करते हैं अपना पहले इंट्रोडक्शन का। प्राचीन समय में मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मैंने आपको बताया ना, चाहे यूरोप हो या इंडिया हो, सभी के हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सेम इस तरीके से यूरोपियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे लोग काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मिडिएवल एज में आते हैं, मिडिएवल एज के अंदर उनका जीवन अंधकार में चला गया। इसलिए इसको अंधकार का युग कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ डार्कनेस। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सामंतवादी प्रथा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेड्यूअल सिस्टम। इसका मतलब होता है सबसे ऊपर इसमें राजा होगा, इसके बाद होंगे फ्यूडल्स। फ्यूडल्स का मतलब जमींदार लोग, सामंत लोग, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है और वो जमीनों के मालिक हैं। नोबल्स हो गए, अभिजात वर्ग, ये सोशल एलिट क्लास हो गए, या फ्यूडल्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये सारे एक ही जने के नाम है जिनको हम सामंत या फ्यूडल कहते हैं। अब इनके पास बड़े बड़े जमीन थे और ये अपने जमीनों पर खेती करवाते थे। थर्ड क्लास के जो लोग थे वो कौन थे? फार्मर्स एंड लेबर्स लोग।
तो फ्यूडल सिस्टम के अंदर पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, इसके नीचे चर्च के फादर हो गए एंड नोबल्स या लैंडलॉर्ड्स हो गए, फ्यूडल्स हो गए, और इसके नीचे आम लोग। तो राजा इन सबसे कोई टैक्स लेता नहीं था, पर इनके पास कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि ये राजा के खिलाफ या इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए अब इनको जागरूक करना था। इसलिए मिडिवल एज के अंधकार युग से लोगों को फिर से जगाकर आधुनिक यानी कि मॉडर्न एज के अंदर लाया गया। मॉडर्न एज में लाने के लिए कई सारे फैक्टर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनमें से एक फैक्टर क्या है? पुनर्जागरण। क्योंकि मध्यकाल के अंदर मनुष्य एक पर्सन को अपने विचारों को रखने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, उसके पास इतनी भी आजादी नहीं थी कि वो अपने विचारों को रख सके। सरकार कोई ऐसा काम भी कर दिया जो सही नहीं है मोरलिटी के हिसाब से, इसके खिलाफ भी वो नहीं बोल सकते। इसी बीच एक नई चेतना का विकास हुआ। चेतना मतलब एक विचार जिसने मनुष्य को अंधकार के युग से निकालकर उसे आधुनिक काल की ओर बढ़ाया, और इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य को अंधकार के युग से निकालकर आधुनिक यानी कि मॉडर्न एज में लाया गया। आप यूं कह सकते हो कि जब उसको कुछ नहीं पता था, जब उसको सब कुछ पता चल गया, यही था हमारा पुनर्जागरण यानी कि मॉडर्न एज। इसका जो सबसे सेंटर पॉइंट था पूरी यूरोपियन कंट्रीज में वो था इटली। यानी कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से होती है। इसके बाद धीरे धीरे करके यूरोप के बाकी कंट्रीज के अंदर फैल जाती है, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, यानी कि ज्यादातर कंट्रीज में ये फैल जाती है। इसी को कहा जाता है बौद्धिक विकास होना। फिर से जगाने का मतलब क्या है? बुद्धि का विकास होना। क्योंकि मिडिवल इसके अंदर लोग धर्म से बंधे हुए थे, अब लोगों को यहीं से निकाल के अब लॉजिकल यानी कि तर्क और बुद्धि के आधार पर सोचने लग गए लोग। पहले सिर्फ धर्म के आधार पर सोचते थे, भाई धर्म में ऐसा कहा गया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। रिलीजन सही है, आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन रिलीजन के अंदर भी कुछ लोग धर्म का फायदा उठाकर आपको डराए, धमकाए और अंधविश्वास फैलाकर आपको ये कहे कि ऐसा नहीं ऐसा करो तो इससे ये हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये सुनने में करने में थोड़ा इलॉजिकल सा लगता है। इसीलिए तर्क और बुद्धि का विकास हुआ और जिसके आधार पर लोग अब सोचने लग गए, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लग गया। अब हम पहले बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ रिनेंसा। देखिए, इसका मतलब होता है फिर से जागना। अब फिर से जागने का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सोए हुए व्यक्ति को जगा देना। इसका मतलब होता है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास करना, ताकि वो सही और गलत में डिफरेंस को पहचान पाए। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में होती है, इसके बाद ही जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपियन कंट्रीज में फैल जाती है। अब इसका उदय आखिर इटली में ही क्यों हुआ और पुनर्जागरण का उदय हुआ ही क्यों, ये आपको बताना है। तो इटली में पुनर्जागरण के उद्भव के कारण, अब इसके कई कारण है, इसको मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया। सबसे पहला है जियोग्राफिकल रीजन, दूसरा है कॉमर्शियल रीजन, इसको आप मर्चेंट भी कह सकते हो, एंड थर्ड है गौरवशाली रोमन सभ्यता यानी कि ग्लोरियस रोमन सिविलाइजेशन, एंड फोर्थ है पॉप का योगदान यानी कि पॉप्स का जो कंट्रीब्यूशन है, एंड फिफ्थ क्या है? उदारवादी समाज यानी कि लिबरल सोसाइटी। अब इन पांचों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि यही सारे वो पॉइंट्स है जिसके कारण से इटली के अंदर पुनर्जागरण का राइज होता है, यानी कि ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है। अब वो सारे कौन कौन से पॉइंट्स है, अब इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट क्या है? भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर आप देखोगे मैप के अंदर तो ये रहा हमारा इटली। इटली अपने पश्चिम यानी कि वेस्ट वाले पार्ट में भी और ईस्ट यानी कि पूर्व वाले पार्ट, इन दोनों ही तरफ के जो देश है, इन देश के लोग जो व्यापार करते थे वो इटली के रास्ते करते थे। मान लो ईस्ट के जो देश है इनको, और जो वेस्ट कंट्री इनको, वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यानी कि इस तरफ के कंट्रीज हो गए। अब इनको व्यापार करना है तो अपने रास्ते से पहले इटली आएंगे, इनको व्यापार करने से पहले इटली आएंगे। इस तरीके से व्यापार हुआ करता था। यानी कि जो इटली का जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कुछ इस तरीके का है कि वेस्ट और ईस्ट के लोग पहले यहीं आया करते थे व्यापार के मकसद से, तो वो अपने विचारों को लेकर आते थे। तो इस प्रकार पश्चिम और पूर्व यानी कि वेस्ट और ईस्ट के जब लोग आते थे तो ज्ञान का आदान और प्रदान होता था। तो सबसे ज्यादा फायदा इटली को ही मिला, जिस वजह से यहाँ पे लोग जाग पाए, अपने अधिकारों को समझ पाए। सेकंड पॉइंट का व्यापारिक समृद्धि यानी कि कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी, या आप कह सकते हो कि मर्चेंट, यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग थे इनके अंदर काफी खुशी आई। क्यों? क्योंकि इटली व्यापार का केंद्र था पूरे यूरोप का। विदेशी व्यापार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इटली का ही था, क्योंकि अरब, एशिया से ना जाने कितने लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे और यहीं से यूरोप के बाकी देशों में माल पहुंचाया जाता था। इसलिए इटली पूरे यूरोप का व्यापारिक केंद्र यानी कि ट्रेड सेंटर बन चुका था। यहाँ पे पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, ऐसे लोगों का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी कलाओं से, लिटरेचर, साइंस एंड डेवलपमेंट से, इनसे ही सोसाइटी में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया लोगों को जगाने में, ताकि वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो सके। एंड इसके बाद कई सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन हुए, जो फिलोसफर हुए, जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, इनके पास अपने विचार थे। जैसे जीन बोंदा हुआ जो इटली के अंदर पुनर्जागरण लेकर आता है, फिर दांते हुआ, एंजोले हुआ एंड लियोनार्डो हुआ। ये कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने नई सोच का विकास किया और लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया, ताकि वो सोचे, लॉजिकल बातों की बात करे और तर्क के आधार पर सही और गलत में डिफरेंस करे। जो इलॉजिकल है उसको नकार दे। सरकार हो या कोई भी हो, कोई लोगों को पागल नहीं बना सकता। लोगों को जागरूक किया गया। नेक्स्ट क्या? गौरवशाली रोमन सभ्यता, ग्लोरियस रोमन सिविलाइजेशन। देखिए, आप सबने कभी ना कभी रोमन सभ्यता के बारे में
सुना होगा, रोमन अंपायर पूरे इटली का, देखो इटली की राजधानी जो थी वो रोम थी, तो रोमन अंपायर बना हुआ था इटली और आसपास के जितने भी स्टेट हैं और आसपास के जितने भी देश हैं उन सबको मिलाकर। तो रोमन अंपायर अपने टाइम का सबसे बड़ा अंपायर जिसने कई देशों को अपने में शामिल कर रखा था। तो प्राचीन काल से ही लेकर रोमन अंपायर काफी समृद्ध था, भारत के साथ भी व्यापार हुआ करते थे रोमन अंपायर के। तो रोमन अंपायर का मेन सेंटर भी रोम था, रोम जो कि आज इटली की कैपिटल है, इटली की राजधानी है। तो इसने अपने इतिहास के अंदर जो देखा कि भाई एक टाइम पे रोमन अंपायर काफी विकासशील था, काफी लोगों ने अपने यहाँ पे विचार दिया, कई लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो एक गौरवशाली एक इतिहास था। और उसी इतिहास को दोबारा दोहरा कर लोगों को सोचने मजबूर किया गया, लोगों ने चिंतन किया, ज्ञान पाया और इसी से लोगों के अंदर सुधार हुआ और जिस वजह से समाज में सुधार हो पाया। तो कहीं ना कहीं इनका इतिहास का प्रेजेंट के ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्या है, पोप का योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोप। देखिए पूरे जो ईसाई धर्म है उनका एक प्रधान होता है, उनका एक सुप्रीम लीडर होता है, आप यूं कह सकते हो उनका एक पूरा चीफ होता है। और पूरी दुनिया में ये सिर्फ इटली की एक जगह है रोम, वहीं पे रहा करते थे ये। तो इटली में पोप का निवास था, उनका घर वहीं था। तो ईसाई धर्म का सबसे प्रधान भी पोप ही होते हैं। तो कुछ पोप ने अलग अलग विद्वानों, कला और साहित्य के द्वारा लोगों को जगाने का काम, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि ज्यादातर पोप या फादर तो स्टेट का ही साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ पोप भी ऐसे हुए जिन्होंने लोगों को जागरूक करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो प्रोटेस्टेंट वाले हुए उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि कैथोलिक चर्च से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, उदारवादी समाज यानी कि लिबरल सोसाइटी। देखिए इटली के अंदर सामंतवादी प्रथा बहुत मजबूत नहीं थी। आप देखिए यूरोप के बाकी कंट्रीज के अंदर सामंतवादी जो फेडरल सिस्टम है ये बहुत ज्यादा मजबूत थी। राजा सामंत मिलके आम लोगों से टैक्स लिया करते थे और उनसे खेती करवाया करते थे। तो अंधकार युग था, लोगों को स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन इटली में ऐसा नहीं था। पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इटली में थोड़ा उदारपन था, थोड़ी यहाँ पे स्वतंत्रता थी लोगों को, लिबरल सोसाइटी था ये। आप यूं कह सकते हो कि इटली का या तो ये सौभाग्य था कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में सामंतवाद यानी फेडरल सिस्टम बहुत मजबूत था, यहाँ पे थोड़ा लिबरल हुआ ये। इस वजह से लोग यहाँ के काफी उदार थे, काफी लिबरल थे, उन्होंने अपने विचारों को रखा, अपने विचारों को योगदान दिया और इसलिए इटली में ही पुनर्जागरण सबसे पहले आया और ये आसानी से इटली से और देशों के अंदर फैल पाया। इटली में पुनर्जागरण के उद्भव का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि अब हम करते हैं वैल्यूशन। देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होने का कारण था कि ईस्ट और वेस्ट के पार्ट से जितने भी देश है वो इटली में ही आके अपना सामान बेचा करते थे और इटली से ही और देशों के अंदर सामान अपना भेजा करते थे, यानी कि मेन व्यापारिक सेंटर इटली ही था। तो आपसी व्यापार में इटली को फायदा ये हुआ कि ज्यादातर लोग इटली में आते थे, वो अपने विचार को लेकर आते थे, तो यहाँ पे समृद्धि हुई। पैसों के मामले में लोग काफी अमीर हुए यहाँ पे लोग। तो वहाँ के लोगों ने अन्य क्षेत्रों में अपनी सोच को बढ़ाया, विकास किया, लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ गई भाई यहाँ पे। शिक्षा, साहित्य यानी कि एजुकेशन में, लिटरेचर में, आर्ट एंड साइंस में, मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी में कई लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो चीज लोगों को पहले नहीं पता था लोगों ने उनको बताया। एंड जब प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन हुआ तो लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना और भी ज्यादा आसान हो गया। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, ह्यूमैनिज्म, मध्य वर्ग, ये सारे कुछ ऐसे विचार हैं जो इटली के अंदर डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं जो पहले धर्म पर ज्यादा फोकस किया जाता था मिडियल एज के अंदर, वहीं इटली में उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था धर्म का। इस वजह से भी लोग यहाँ पे जागरूक हो पाए और पहला देश इटली बना पूरे यूरोप का जहाँ पे पुनर्जागरण काल सबसे पहला आया। पुनर्जागरण काल जस्ट एक रेवोल्यूशन था, एक आंदोलन था जिसका काम था लोगों को जगाना। जो लोग मध्यकाल में सो गए हैं, अपने अधिकार को लेकर सचेत नहीं है, अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करना। फिर यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का परिणाम ये हुआ कि मध्यकाल से निकल के यूरोप आधुनिक काल में आ गया, मॉडर्न इसके अंदर आ गया, क्योंकि लोगों ने अब विचार करना स्टार्ट किया, विचारों को फैलाया और स्टेट, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावाद को परिभाषित कीजिए। पुनर्जागरण कालीन मानवतावाद ने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप को कैसे प्रभावित किया है? आपको बताना है। डिफाइन ह्यूमैनिज्म, हाउ डिड ह्यूमैनिज्म इन्फ्लुएंस अर्ली मॉडर्न यूरोप। आपसे इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है। सबसे पहला है मानवतावाद का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण जब ये चल रहा था उस टाइम पे मानवतावाद ने इसको कैसे इम्पैक्ट पहुंचाया है, जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 14 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं चेतना का विकास हो रहा था, बुद्धि का विकास हो रहा था, मनुष्य को अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में पहुंचाने की बात हो रही थी। और इसी काल को हमने पुनर्जागरण काल कहा, यानी जो पुनर्जागरण काल है इसका टाइम पीरियड 14 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी के बीच है। जिस इंसान को मध्य काल में अंधकाल में रखा गया उसको उस काल से निकालकर अब आधुनिक काल में लाया जा रहा है। अंधकार काल क्यों कहा गया ये सब तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसलिए अब यहाँ पे बात हुई रिलीजन की जगह पे मानवतावाद। अब हम बात करते हैं मानवतावाद का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए मानवतावाद एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड को सबसे पहले एक पॉलिटिकल थिंकर था जिसका नाम था सिसरो, इसने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया है। ह्यूमैनिज्म इसका सीधा मतलब होता है मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कि पॉलिटिक्स हो या सोसाइटी हो, इनके सेंटर में एक मानव होना चाहिए। आखिर एक इंसान के लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी करना, उसके जीवन को सुधारने, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। एंड धर्म यानी कि रिलीजन को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखकर चिंतन करना, इसी को कहा जाता है मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के अंदर मानवतावाद का प्रश्न खड़ा हुआ और तर्क के ऊपर बात हुई, तब जाके पुनर्जागरण काल आया जब लोगों को फिर से जगाया गया। अब इसको लेकर डेफिनेशन दी गई है दो विचारकों के द्वारा। सबसे पहला है फिकिनो, इन्होंने ये कहा कि जो मानवतावाद है ना ह्यूमैनिज्म, इसमें साइंटिफिक सोच की बात की जाती है, इसमें साइंटिफिक मेथड की बात की जाती है, इसमें लॉजिकल चीजों को शामिल किया जाता है।
यानी कि जब हम सिर्फ मानव की बात करें वो भी साइंटिफिक तरीके से कि एक इंसान के लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड इसके बाद डेफिनेशन दी गई है मिरांडोला के द्वारा। इन्होंने अपनी बुक ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, इन्होंने क्या कहा इस बुक के अंदर कि मनुष्य को भगवान द्वारा संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव स्किल्स, यानी सही गलत में डिफरेंस करना एंड उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होना, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल पाई जाती है। तो ये मनुष्य को भगवान ने दिया हुआ है, तो यह उस पर निर्भर करता है कि वह इस स्किल का कैसे उपयोग करे अपने जीवन को उठाने में या अपने जीवन को दरिद्र यानी कि बहुत बुरा बनाने में। जाहिर सी बात है हम सब पे डिपेंड है, जैसा काम करेंगे वैसा ही हमें आगे चल के मिलने वाला है। तो पुनर्जागरण काल के टाइम पे मानवतावाद सीधे रूप से पुनर्जागरण को प्रभावित करता है। अब इसको लेकर आपको बताना है नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मानवतावाद का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा है। अब आपको बताना है वो सारे एरियाज जिसपे ह्यूमैनिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। पहला है साहित्यिक एंड कला, विज्ञान और तकनीक, धर्म और सामाजिक परिवर्तन, मानव समझ को महत्व। यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स आपको मैंने बताया इस टेबल के रूप में। आपको इस तरीके से पहले एग्जाम में बताना है, इसके बाद आपको एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्या था, साहित्य और कला के क्षेत्र में, यानी कि इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। आपको इसमें बताना है कि इसके 3 स्टेज हुए। सबसे पहले स्टेज के अंदर कला और साहित्य पे जोर देकर प्रेम गीत हो गया, लव स्टोरी हो गए, कुछ पोयम वगैरह हो गए एंड कुछ स्टोरीज हो गए। इनके द्वारा जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों ने और लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग अपने एक्सपीरियंस को और लोगों तक शेयर करें। और इसमें नाम आता है गियो बनने का, जो सबसे फेमस हुआ, जिसने लोगों को जगाया अपनी प्रेरणादायी स्टोरीज से, ऐसी स्टोरीज जो लोगों को इंस्पायर्ड कर दे। तो ये काम किया गया, तब जाकर पुनर्जागरण काल आया। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा साहित्य और कला का, यानी कि लिटरेचर एंड आर्ट का, जिससे कि लोगों के अंदर मानव एक इंसान के प्रति जो रिस्पेक्टनेस है ये बढ़े। एंड सेकंड चरण था मध्य चरण, जिसको हम कोस्टोसेंटो भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया कि साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, यानी कि लिटरेचर के फील्ड में इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। चेंज क्या था, इसमें लैटिन और यूनानी लैंग्वेज को इंपोर्टेंस दी गई और इसमें ह्यूमैनिज्म की स्टडी पे जोर दिया गया। मानव से जुड़ी कविता लिखी गई, व्याकरण, साहित्य, नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया। इसमें जो भी चीज लिखा गया वो एक इंसान से जुड़ी चीज लिखी गई, जैसे कि एक इंसान क्या एक्टिविटीज करता है और स्टेट के द्वारा जो की गई एक्टिविटीज है उसका एक इंसान पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें लिखी गई, यानी कि स्टडी का जो मेन मकसद था वो था ह्यूमैनिज्म को समझना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास थिंकर है उनके नाम यहाँ पे दिए गए। इनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लियोनार्डो दा विंची। एंड जो थर्ड आता है स्टेज वो है उच्च चरण, यानी कि हाई स्टेज। इसके अंदर पुनर्जागरण काल में कला और साहित्य को प्रोटेक्शन दिया गया पोप के द्वारा। भी जो पोप मध्यकाल के अंदर राजा के साथ मिलकर लोगों पे अत्याचार करने में शामिल था, और अब वही पोप आर्ट एंड लिटरेचर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। साहित्य को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस टाइम पे। इसमें महाकाव्य लिखे गए, देशज कविताएं लिखे गए। देशज कविताएं का मतलब क्या है, जो अपने ही देश के हों ऐसे पोएम्स लिखे गए। एंड नाटक, यानी कोई ड्रामा प्रेजेंट को हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताया गया, जिसमें पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गई, ये सब बनाते हुए मैकियावेली, माइकल एंजेलो और डोनाटेलो ने इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। लोगों के अंदर चिंगारी लगा दी कि अभी आपको समझना है ह्यूमैनिज्म का मतलब, क्योंकि अब तक तो अंधेरे में रखकर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बारे में बताया गया। ह्यूमैनिज्म में एक इंसान के क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल हर एक बंदा अपने आप को समझ पा रहा था, क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा रहा था। सेकंड पॉइंट क्या है, विज्ञान और तकनीक में प्रगति की गई इस टाइम पे। जैसे कोपरनिकस के बताने से पहले ये माना जाता था कि जो सूर्य है ये ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर में है और जितने भी प्लेनेट है यानी जो ग्रह हैं इसके चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ पे जब नई नई बातें पता चली तो लोग और जागरूक हुए अपने उन बातों को लेकर जिनके कारण वो अंधविश्वास में रह रहे थे। एंड गैलीलियो हो गया, विंची हो गया, इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जैसे किसी वस्तु को यदि हम ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो धरती पे बहुत तेजी से गिरेगी, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो इन सब के बारे में लोगों को पता चल पाया, लोग जागरूक हुए। थर्ड पॉइंट क्या है, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए इस टाइम पे, रिलीजियस एंड सोशल चेंजेस हुए। जैसे यूरोप के अंदर धर्म और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि मध्यकाल के अंदर धर्म का बोलबाला था, चर्च का वर्चस्व था, हेजेमनी था, और मॉडर्न एज के अंदर धर्म का या जो चर्च का बोलबाला था वो कम हुआ, यानी कि ह्यूमैनिज्म की बात की गई, मानवतावाद को प्रमोट किया गया। राइट टू लाइफ एंड राइट टू डेवलपमेंट जरूरी है कि एक इंसान की लाइफ को हम कैसे बेहतर कर सके। रिलीजन के नाम पे लोगों को अब तक पागल बनाया गया, उनको लड़ाते रहे और अंधविश्वास में रखा गया, जिनसे लोगों को छुटकारा मिला आधुनिक काल के अंदर। एंड मानव समझ को महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस पॉइंट में आपको बताना है कि अब मनुष्य की विचारधारा को समझा गया, एक इंसान के पास कौन कौन से एक्सपीरियंस होते हैं। पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि मानव के समझ को समझना, इंसान को समझना। इसके लिए अलग अलग पेंटिंग बनाए गए, इंसानों की मूर्तियां बनाई गई, आर्किटेक्चर के रूप में उनको दिखाया गया, मनुष्य की रचनाओं का अध्ययन किया गया इस काल के अंदर। क्योंकि एक इंसान के जो विचार है, अब वो चाहे विचार प्रोग्रेसिव हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो लोगों तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसमें डिफरेंस कर पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो प्रचार प्रसार किया गया और ज्यादातर लोगों को एजुकेट किया गया, यानी आप यूं कह सकते हो कि विचारों को इस तरीके से फैलाया गया, रचनाओं को लिखकर कि जन जन तक वो विचार पहुंचे, लोग एजुकेट हो। अब हर कोई अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने लग गया। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये पहुंचा कि ह्यूमैनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है, यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज को समझ पाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण इतावली पुनर्जागरण से किस प्रकार भिन्न था। इतावली का मतलब होता है इटली। तो आपको बताना है इसके अंदर कि जो इटली के अंदर पुनर्जागरण काल आया सबसे पहले वहीं पे आया था, आपको मैंने बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा जो और कंट्रीज में आया तो उन कंट्रीज से इटली का जो पुनर्जागरण काल था वो कैसे डिफरेंट था। तो आपको इसमें पूरी कहानी बतानी है। 15th सेंचुरी के एंड और 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूरोप के अन्य देशों के अंदर पुनर्जागरण काल फैल जाता है, जिसमें जर्मनी शामिल है, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन।
वुमेन, और इन देशों के अंदर पुनर्जागरण काल फैलता है। पुनर्जागरण काल का मतलब क्या होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं कि लोगों को फिर से जगाया गया। मध्यकाल में अपने राइट्स को लेकर वो इतने अवेयर नहीं थे, उनको इसलिए अंधकार में रखा गया था। अब उनको अंधकार, डार्क एज से निकालकर उनको राइट्स, प्रोटेक्शन, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में बताया जा रहा है, ताकि वो राजा या नोबल्स या जमींदार जो होते वो उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार करते तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा पाए, जो कि मध्यकाल में ऐसा नहीं था। मध्यकाल में उनके पास इतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो अपनी आवाजों को उठा पाए, आवाजों को दबा दिया जाता था। लेकिन यूरोप में जैसे पुनर्जागरण काल आया, अब इसमें काफी बड़े बदलाव आए। पुनर्जागरण काल के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी, जिनसे लोग अभी तक लड़ नहीं रहे थे, नहीं बोल रहे थे, अब उनसे लड़ने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत विकसित की गई, ताकि लोग भी लड़ सके, आवाज उठा सके जो भी अन्याय हो रहा है। यूरोप का देश इटली, जो पुनर्जागरण काल का पहला देश था, यहाँ पे सबसे पहले मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म, व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म, भौगोलिक स्थिति यानी कि जो जियोग्राफिकल कंडीशन जिस कारण से इटली में आ पाया पुनर्जागरण काल सबसे पहले, हमने देखा था अभी कि वेस्ट और ईस्ट दोनों एरिया से लोग यहाँ पे व्यापार करने आया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे नए नए विचार आ पाए। इसलिए इन्हीं विचारों के कारण यहाँ पे पुनर्जागरण काल सबसे पहले आया था इटली में। एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए और व्यापारिक केंद्र भी था हमारा इटली। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण से इटली में सबसे पहले आया। लेकिन इटली तक ये सीमित नहीं रहा। अब इटली के बाहर के देशों में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, यहाँ पे भी पुनर्जागरण काल आया। और इन देशों के जो पुनर्जागरण काल है वो कैसे डिफरेंट है इटली से, आपको ये बताना है। तो यूरोपियन देशों में इटली से अलग स्थिति के होने के कारण कुछ बताए गए हैं। तो आपको मैं अब उन देशों के सारे सिस्टम बताता हूँ। सबसे पहला है इटली के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण काल। इटली के बाद जर्मनी में ही शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जर्मनी में ही क्यों शुरू हुआ भाई? क्योंकि जर्मनी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इटली के अंदर कॉलेज था वहां पढ़ाई कर रहे थे। तो इटालियन कॉलेज में पढ़ने के कारण जब ये पढ़कर वापिस अपने देश जर्मनी में गए तो वहां पे इन्होंने अपने विचारों को फैलाया। और जाहिर सी बात है कि यूथ है जो पूरे देश में बदलाव ला सकता है। और इस वजह से जर्मनी के अंदर पुनर्जागरण काल आया, क्योंकि वहां के यूथ, वहां के स्टूडेंट्स ने पढ़ाई इटली से ही की थी। और ये इटली वही है जहाँ पे सबसे पहले रेनेसां आया था। तो इटली की जो मानवतावादी विचारधारा है इसका प्रभाव जर्मनी पे गया। और जर्मनी के अंदर भी कला का काफी इंपोर्टेंस बढ़ता चला गया, जहाँ पे पेंटिंग, आर्ट, लिटरेचर के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई। एंड जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी काफी डिस्कवरी करनी स्टार्ट कर दी। जैसे जोहान केपलर हो गए, सिद्ध कर दिया कि सूर्य की जो कक्षा है, सूर्य का जो ऑर्बिट है, ये वर्ताकार में नहीं है, ये अंडे के आकार में, इस तरीके से है ये। तो इस तरीके से पहली बार ऑर्बिट के बारे में बताया गया। तो नई नई डिस्कवरीज होने लग गई, जो कि बताता है कि जर्मनी के अंदर भी पुनर्जागरण काल आ गया था। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे नीदरलैंड में पुनर्जागरण काल, यानी कि रेनेसां इन नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड के अंदर डेसिडेसियस इरास्मस एक ऐसा थिंकर हुआ, इसने पुनर्जागरण काल को लाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और ना ही सिर्फ नीदरलैंड, इसने और देशों के अंदर भी अपने विचार को फैलाया। इसने इसको क्या कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गया अपने विचारों को। क्योंकि इरास्म जो था वो एक डच था, तो बहुत सारी इसने यात्राएं भी की हुई थी। तो जहां भी जाता तो वहां पे ह्यूमैनिज्म का पाठ पढ़ा था लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पुनर्जागरण काल आया नीदरलैंड के अंदर, और इसने और देशों के अंदर फैलाया। एंड थर्ड पॉइंट हमारा फ्रांस में पुनर्जागरण काल। फ्रांस के अंदर लिटरेचर यानी साहित्य, दर्शन यानी फिलोसफी, विज्ञान यानी कि साइंस, इन तीनों एरिया में बहुत बड़े लेवल पे खोज किया गया। और इसके अंदर फ्रैंकोइस रेवलेस का नाम आता है, जिसने फ्रांसीसी लिटरेचर लिखे। और इसमें यह बताया कि जो अंधविश्वास है इस पे विश्वास मत करो। और इसने अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। धार्मिक और जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे, जो हजारों साल पहले उनको बातें बता दी गई है, वो उन्हीं में भी तो विश्वास रख रहे हैं, अंधविश्वास है वो। तो उनको एडवांसमेंट में लाया गया, उनको मॉडर्निटी में लाया गया, रूढ़िवादी चीजों का विरोध किया गया। हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए, ये बात की। इसलिए इसके बाद नाम आता है मिशेल डी मोंटेन का। मिशेल डी मोंटेन ने कहा कि ईश्वर मनुष्य की समझ से बाहर है, इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हमें अच्छा और सबसे अच्छा जीवन जीना है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये कहना था मिशेल डी मोंटेन का। एंड इसके बाद फोर्थ नंबर में आता है स्पेन में पुनर्जागरण, यानी कि रेनेसां इन स्पेन। स्पेनिश लोगों के द्वारा पेंटिंग बनाई गई, लिटरेचर में डेवलपमेंट किया गया और धार्मिक मामलों को उठाया गया, ताकि जो मानव की इमोशंस है, मानवीय भावनाएं हैं, इनको प्रमोट किया जा सके। नाटकों में जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके जो कल्चर चले आ रही थी हजारों साल से, उनका गुणगान किया गया, जो सही है टाइम के अकॉर्डिंग। और जो सामंतवाद है यानी कि जो फ्यूडलिज्म है, इसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया और इनसे घिन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सामंतवाद में क्या होता है, ऊपर राजा और इसके नीचे जो नोबल्स हैं या जो सामंत, जो फेडरल्स हैं, ये आम लोग, फार्मर्स, लेबर्स का शोषण करते हैं। इसलिए लोगों के द्वारा सामंतवाद का विरोध किया गया। और जब सामंतवाद खत्म होता है तो आता है मॉडर्निज्म यानी कि आधुनिकतावाद। तो दो चीज आपको ध्यान रखना, सबसे पहले रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स, जो दोनों एक थे ये दोनों अलग हो गए मॉडर्निज्म के अंदर, प्लस सामंतवाद मॉडर्निज्म के अंदर खत्म हो गया, फ्यूडलिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इस तरीके से दो घटनाएं घटी जिसने यूरोप को मध्यकाल से निकालकर आधुनिक काल में धकेल दिया। नेक्स्ट लोप डी वेगा, ये स्पेनिश एक काफी ड्रामेटिक यानी कह सकते हो कि एक बहुत बड़े नाटककार थे। इन्होंने 1000 से ज्यादा अपनी कृतियां निकाली, बुक्स निकाली, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। एंड नेक्स्ट है इंग्लैंड में पुनर्जागरण काल, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन के अंदर भी नाटकों के द्वारा, नाटक मतलब वो ड्रामेटिक चीजों को दिखाया गया जिनसे उन चीजों पे कटाक्ष किया गया, उनकी आलोचना की गई जो अंधविश्वास को सपोर्ट करता है, जो रिलीजन और धर्म को बिल्कुल सुप्रीम मानते हुए ह्यूमैनिज्म, मानवता की बात ही नहीं करता। इसलिए नाटकों में अंग्रेजी पुनर्जागरण का भी प्रकट किया गया। और क्रिस्टोफर मॉर्लो, जॉन फ्लेचर एंड विलियम शेक्सपियर जैसे प्रसिद्ध नाटककार इस समय में थे। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य यूरोपीय देशों में। इटली में जो पुनर्जागरण काल हुआ उनमें क्या डिफरेंस है, यानी जो अदर कंट्रीज में पाया गया है, यानी कि डिफरेंस फ्रॉम इटालियन रेनेसां इन अदर यूरोपियन
कंट्रीज। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट है समय में अंतर। देखिए सबसे पहले इटली में हुआ तो डिफरेंस पाया जाता है टाइम में। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड के अंदर पुनर्जागरण काल हुआ। तो इन सभी देशों में से सबसे पहले इटली में हुआ। एंड इटली में रेनेसां 14 से लेकर 17वीं सेंचुरी के बीच में आया। अन्य यूरोपीय देशों में इसके बाद आया। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक परंपरा का असर, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। पूरे यूरोप के अंदर जो रोमन कल्चर है इसका इंपैक्ट सिर्फ इटली में ही पड़ता है, क्योंकि इटली ही सेंटर पॉइंट था और इटली की राजधानी रोम से ही पूरा रोमन एम्पायर बना हुआ था, आसपास के सभी एरियाज को मिलाकर। तो इटली के अंदर रोमन कल्चर का इंपैक्ट पड़ा, लेकिन जो अदर्स यूरोपियन कंट्रीज थे उन देशों के अंदर अपने ही देश के कल्चर का इंपैक्ट पड़ा। ये आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट का शैली और कला का अंतर, यानी कि डिस्टिंक्शंस ऑफ स्टाइल एंड आर्ट। आपको ये बताना है कि डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट आर्ट का यूज किया गया था अदर यूरोपियन कंट्रीज में। जैसे इटली के अंदर पुनर्जागरण के टाइम पे जिस कला और शैली का यूज किया गया वो काफी उच्च थी, जिसमें पेंटिंग, आर्किटेक्चर हो गए एंड लिटरेचर हो गए, इनका यूज किया गया। लेकिन जो अदर्स यूरोपियन कंट्रीज है उनके अंदर जो प्रतिभाशाली कलाकार थे, लेखक थे, उन्होंने अपने ही देश के स्टाइल या आर्ट को यूज किया अपने लिटरेचर को लिखने के लिए। तो इटली के अंदर जिस कला का यूज किया गया वो काफी कलात्मक था, यानी काफी इंप्रेसिव था। लेकिन बाकी के देशों में ये इतना इंप्रेसिव नहीं था, ये इतना कलात्मक नहीं था। ये आपको बताना है। नेक्स्ट है मानवतावादी धाराओं की प्रवृत्ति, यानी कि टेंडेंसी टू ह्यूमनिस्ट करेंट्स। इसमें आपको बताना है, देखिए मानवतावाद पे जोर दिया गया। इटली में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि इटली में सबसे पहले हुआ। इटली में सबसे ज्यादा जोर ह्यूमनिज्म पे दिया गया, क्योंकि और देशों के मुकाबले में यहाँ पे जो फ्यूडलिज्म है इसका इंपैक्ट भी कम था। इस वजह से यहाँ पे मानवतावाद पे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि लोगों को लिबर्टी भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा थी। एंड नेक्स्ट आपको बताना है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन अब हम करते हैं। देखिए जो इटली से लगे हुए देश है उन देशों में पुनर्जागरण काल बहुत आसानी और तेजी से फैल गया, क्योंकि इटली में लोग पढ़ने लिखने आया करते थे। जर्मनी से लोग यहाँ पे आए थे, तो ये सभी लोग ह्यूमैनिटी का पार्ट पढ़ के गए थे और इन्होंने अपने देश में जाके ह्यूमनिज्म का पार्ट पढ़ा दिया लोगों को, यानी विचार फैलते चले गए। एंड अन्य यूरोपीय देशों में, फ्रांस या अन्य देशों के अंदर ये थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। स्पेन में पेंटिंग लिटरेचर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आगे चल के रिलीजियस एक्टिविटी जो पहले सुप्रीम थी उसको कम रखा गया। ह्यूमन के इमोशंस को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया ताकि चेंजेस आ सके सोसाइटी के अंदर। इंग्लैंड में जो पुनर्जागरण काल आया वो इटली से थोड़ा सा आगे रहा, क्योंकि उसमें कल्चरल ट्रेडिशन का काफी इंपैक्ट देखने को मिला। कला साहित्य में अंतर करते हुए उन जरूरतों को विकास किया गया जो ह्यूमनिज्म को प्रमोट कर सके। तो निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि इटली के अलावा अन्य देशों के अंदर पुनर्जागरण काल आई, क्योंकि उन देशों के अंदर भी इसकी जरूरत थी ताकि लोगों को जगाया जा सके और अंधविश्वास से बाहर निकालकर उनको आधुनिक काल, जहाँ पे ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद और लॉजिक यानी कि तर्क पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इस काल में सभी लोगों को जगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एनालाइज द कॉजेस ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि यूरोपियन देशों के अंदर धर्म में सुधार को लेकर आंदोलन किए गए थे, तो वो आंदोलन क्यों किया गया, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे। आपको इस क्वेश्चन में उन रीजंस को बताना है। इसी क्वेश्चन को घुमा कर दिया जा सकता है, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार क्यों शुरू किया, उसके धर्म विचारों पर पॉप नियंत्रण व प्रमुख सामाजिक वर्गों की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि व्हाई डिड मार्टिन लूथर इनिशिएट द रिलीजियस रिफॉर्मेशन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेपेसी एंड मेजर सोशल क्लासेस टू हिज रिलीजियस आइडियाज। आपको इस क्वेश्चन में यह भी पूछा गया कि जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, वो क्यों किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन में यही याद रखना है कि मार्टिन लूथर का बिना नाम लिए ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको समझ जाना कि धर्म सुधार आंदोलन में आपको मार्टिन लूथर का योगदान ही बताना है, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो चलिए हम समझते हैं कि क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे के कौन कौन से रीजन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए 16वीं सेंचुरी यानी कि 1500 ईस्वी की बात है ये, जब यूरोप के सभी देशों के अंदर ईसाई धर्म फैला हुआ था और सभी लोग कैथोलिक चर्च को फॉलो कर रहे थे, यानी कि जितने भी ईसाई धर्म के लोग थे वो कैथोलिक कहलाते थे। लेकिन आगे चल के जब रोम के पोप वो होता है जो पूरे ईसाई धर्म का प्रधान होता है, आप कह सकते हो कि पूरे धर्म के पंडित, जिनका ईसाई धर्म में बहुत बोलबाला होता है। क्यों? क्योंकि पोप के द्वारा जो कह दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन या राजा हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबको वो बात माननी पड़ती है, यानी पोप बहुत ज्यादा ही पावरफुल हुआ करते थे। तो 16वीं सेंचुरी के सेकंड डिकेड्स में, यानी कि लगभग 1520 के आसपास की यह बात है, जब धर्म में सुधार को लेकर आंदोलन किया गया कि भाई आखिर पोप के द्वारा क्यों पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया जाता है। अब इसमें जो मुद्दा उठाया गया कि चर्च का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि चर्च इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स के अंदर और पॉलिटिक्स में राजा वही करता है जो चर्च या चर्च के पोप या फादर जो कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई। तो चर्च के इंटरफेयर को लेकर, पोप के अधिकार को लेकर, इन दोनों का ही विरोध किया गया और इसी विरोध को कहा गया धर्म सुधार आंदोलन, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मार्टिन लूथर के द्वारा। और देखते ही देखते कई सैकड़ों लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया और ये भीड़ का जमावड़ा बन गया। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है, अब आपको बताना कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप। इसमें आपको बताना है कि धर्म सुधार एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस रहा जिसमें यूरोपियन कंट्रीज मिडिवल एज से निकलकर मॉडर्निज्म आ गए,
ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म में सुधार हुआ। अब चर्च का जो बोलबाला मिडियल एज में हुआ करता था, अब वो बोलबाला ना रहकर मॉडर्न एज के अंदर जो चर्च का प्रभाव है, ये चर्च का जो इन्फ्लुएंस है, ये कम हुआ, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। धर्म सुधार आंदोलन जो चर्च के द्वारा इमोरल यानी कि जो अनैतिक कार्य, करप्शन के जो काम किए जा रहे थे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, इसको दूर करने के लिए और धर्म को मनुष्य के जीवन में और सुरक्षित बनाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। धर्म सही है, उसको मानो, फॉलो करो, लेकिन धर्म के आड़ में अंधविश्वास फैलाना, लोगों को पागल बनाना, ये गलत था। इसके खिलाफ ये आंदोलन ये चलाया गया। तो धर्म सुधार आंदोलन के टाइम पे ही विज्ञान यानी कि साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में, फिलोसफी में काफी सारे खोज हो रहे थे, और ये चीज हमने देखा भी अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर कि लोगों की सोच में भी चेंजेस आ रहे थे, जिस वजह से ये आंदोलन भी बढ़ पाया और एक जगह से विचार दूसरी जगह पे पहुंच पाया। अब हम ये जानते हैं कि प्रमुख रूप से धर्म सुधार आंदोलन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धार्मिक आंदोलन। धार्मिक में क्या? देखो, ईसाई धर्म के अंदर बोलबाला जो हुआ करता था चर्च का, उसके खिलाफ। दूसरा राजनीतिक। राजनीतिक में क्या है कि पोप का जो अधिकार था वो पॉलिटिक्स को काफी इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब पोप के पास प्रिविलेज था, पोप जो कहेगा राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट वही काम करती थी। तो पोप के इसी अधिकार को लेकर आपसे संघर्ष हुए, यानी जो धर्म सुधार आंदोलन है वो रिलीजियस और पॉलिटिक्स दोनों को लेकर चलाया जा रहा था। इसका रिलीजन से इसलिए क्योंकि जो कैथोलिक चर्च के द्वारा काम किया जा रहा था उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। अभी आपको मैंने बताया था कि कैथोलिक चर्च कैसे अंधविश्वास फैला रहा था, क्रॉस का निशान दिखाकर लोगों से दान दक्षिणा ले रहा था और इस तरीके से सच्चाई न बताकर अंधविश्वास फैला रहा था, जिस वजह से कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट किया गया, और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो प्रोटेस्टेंट कहलाए और मार्टिन लूथर के द्वारा इसका लीडरशिप किया गया। तो ईसाई धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। कैथोलिक वही ट्रेडिशन जो चला रहा था वो फॉलो कर रहे थे, और जिन्होंने कैथोलिक का सपोर्ट नहीं किया वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो रिलीजन में रिफॉर्म को लेकर भी आंदोलन किया गया, प्लस पॉलिटिक्स में भी रिफॉर्म के लिए आंदोलन किया गया कि भाई देखो, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को अलग अलग रखो, पोप का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वरना धर्म जब तक पॉलिटिक्स में रहेगा लोगों का भला नहीं हो सकता। सिर्फ धर्म की बात होगी, इंडिविजुअल पर्सन की राइट्स, उसकी लिबर्टी, उसकी इंप्लॉयमेंट एंड उसके डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। इसलिए रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर इस मुद्दे को छेड़ा गया। अब हम बात करते हैं यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, आखिर मेन रीजंस क्या थे और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप। चलिए आपको एक एक करके मैं सारे कारण बताता हूँ। वो कारण सारे मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में बता दिया, जैसे राजनीतिक कारण यानी पॉलिटिकल रीजन है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग्स है, इकोनॉमिक रीजंस हो गया एंड रिलीजियस रीजंस हो गया, एंड सबसे एंड का पॉइंट है रिनेसांस इन्फ्लुएंस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, चलिए समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण। देखिए, चर्च और पोप के पास सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चर्च का बोलबाला भी था, प्लस जो अपने देश की जो जमीन है वो भी इन्हीं के पास थी, यानी कि विशाल जमीन, बड़े बड़े जमीनों के ये मालिक थे चर्च के लोग। और राज्य के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था उनसे भी इनको छूट दे दी गई थी, और ये सारा टैक्स जनता पे लगाया जा रहा था। और जनता कहती थी भाई कि चर्च फादर या जो पोप है या चर्च से रिलेटेड जो भी मेंबर्स है उनसे टैक्स नहीं ले रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन लोग सही नहीं पाए। उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को, इकोनॉमिक डिस्प्यूट को और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को लेकर धर्म सुधार आंदोलन किए कि भाई देखो, चर्च के पास जो ये प्रिविलेज है ये नहीं होना चाहिए भाई। तो चर्च की इस अथॉरिटी को, इस पावर को छीना जाए और चर्च को सेपरेट करके टैक्स का सिस्टम सभी पे इंप्लीमेंट किया जाए, तब जाके धर्म सुधार आंदोलन हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था? राष्ट्रीय भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। और इसमें क्या हुआ, आपको पोप समझना होगा। देखिए, पोप एक विदेशी सत्ता है। पोप का मतलब क्या होता है? पूरे ईसाई धर्म का एक ऐसा प्रधान जो भी ऑर्डर देगा वो सभी ईसाई देशों पे इंप्लीमेंट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि ये प्रधान इटली के रोम में रहता है, ये वेटिकन सिटी में रहता है, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो यूरोपियन कंट्री है, वहीं पे ये रहता है पोप। पोप के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो सभी ईसाई देशों पे लागू होगा। तो उस टाइम पे देशों के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो एक विदेशी सत्ता हो गई, ऐसे में जो हमारे देश की सॉवरेनिटी है, पावर लेने की जो फ्रीडम है, ये तो छिन जाएगा भाई। तो पोप के इसी पावर को लेकर लोग नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हमें अपना डेवलपमेंट खुद करना है, पोप के इस अधिकार, पोप के इस इन्फ्लुएंस से, इस प्रभाव से, इस पावर्स को खत्म करना है, आजाद होना है हमें। राष्ट्रीय भावना विकसित हुई और इसने ही यूरोप में सुधार आंदोलन को मजबूती प्रदान कर दी। यानी कि सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि नेशनल फीलिंग जाग गई थी पोप के विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज को लेकर। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस। इसमें आपको बताना है कि सामंतवादी व्यवस्था से लोग तंग आ चुके थे, फ्यूडल सिस्टम से, जिसके अंदर सबसे टॉप पे बैठा है राजा और उसी के साथ बैठे हुए हैं फ्यूडल्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, जो जमीनों के मालिक हैं। और ये जो किसान हैं, लेबर्स, इनसे खेती करवा रहे हैं भाई। और किसान और लेबर जो है ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपने विचार तक नहीं रह सकते। तो 16th सेंचुरी के एंड आते आते जो फ्यूडल सिस्टम है इसका भी एंड हो गया, और जैसे ही सामंतवादी सिस्टम खत्म होता है तो किसानों और लोगों पे जो अत्याचार हो रहा था वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चर्च की जो भूमि थी, बड़े बड़े भूमि के मालिक थे चर्च वाले, इनसे यही भूमि ले ली गई। जो टैक्स का पैसा था, जो चंदा से इन्होंने पैसे इकट्ठा किया था, जो चर्च को फंड दिया गया था, इन सभी चीजों पर कब्जा कर लिया गया स्टेट के द्वारा, और फाइनली उन गरीबों को उनका हक दिया गया धर्म सुधार आंदोलन के बाद। तो पादरी और जो अधिकारी वर्ग थे ये क्या करते थे? इन पैसों को ना अपने विलासिता, अपने लग्जरियस लाइफ को जीने में खर्च करते थे। जनता को सहा नहीं गया भाई। जनता सोची भाई ये क्या
कर रहे हैं भाई। जो पैसा चर्च में आ रहा है ये तो अपनी लग्जरियस लाइफ, विलासिता जिंदगी जीने के लिए यूज कर रहे हैं, और मौज जैसे उड़ा रहे हैं इस पैसों का। तो तब जाके धर्म सुधार आंदोलन किया गया इनके खिलाफ कि ये जो पैसे का मौज को उड़ा रहे हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट का धार्मिक कारण यानी कि रिलीजियस रीजन। आपको इसमें बताना है कि चर्च और पोपशाही में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। आपको इसमें बताना है कि चर्च और पोप की पावर को लेकर लोगों के मन में बहुत गुस्सा था। चर्च के बहुत सारे पादरी और धर्म अधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों को भाई निभा ही नहीं रहे थे। अब वो बहुत भ्रष्ट हो चुके थे, करप्टेड हो चुके थे, इमोरल एक्टिविटीज कर रहे थे, अपने सुख सुविधाओं में खो चुके थे। वो अपने घर में, बाल बच्चों में, बीवी में, बस दुनिया से मतलब है ही नहीं। अब चर्च के फादर या पोप का क्या काम होता है, वो इससे बिल्कुल दूर अपने घर गृहस्थी में खोए हुए जो पैसा चर्च में आ रहा है उसी को उड़ाए जा रहे हैं। और चर्च ने एक कानून भी बना दिया। कानून क्या बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति जो देश में रह रहा है उसको अपने इनकम का 10वां भाग चर्च को देना हुआ धर्म टैक्स यानी कि रिलीजियस टैक्स के रूप में, जिसको टाइथ कहा जाएगा। और इस तरीके से जनता बहुत नाराज होगी। अच्छा भाई, धर्म के नाम पे भी हमें टैक्स देना होगा। टाइथ जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, जनता भाई सोचिए ये तो हमारे आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तब जाके जनता ने अपना आक्रोश दिखाया और कहीं ना कहीं धर्म सुधार आंदोलन को मजबूती मिली। इस वजह से भी धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि इनकम का 10वां भाग टैक्स के रूप में ले रहे थे, जो कि एक धार्मिक टैक्स था। जनता चर्च के खिलाफ खड़ी हो गई। नेक्स्ट क्या, पुनर्जागरण का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ रेनेसां। अब हुआ क्या, पुनर्जागरण के कारण लोग जागरूक हो चुके थे, बुद्धिमान हो गए थे, तर्क का यूज कर रहे थे वो, जिस कारण से अब लॉजिक की बात करने लग गए। अब जो भी चर्च कहते अब ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब लोग कहते कि भाई पहले इसके पीछे का लॉजिक बताओ। अब चर्च भाई यहाँ पे डर गया भाई, अब तो करे क्या। जिस बात को लेकर अब तक पागल बनाया जा रहा था इनको, अब ये पागल कैसे बनाएंगे। तो पोप और चर्च की बुराइयों से जनता जागरूक हो गए और फाइनली उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये सारे वो कारण थे जिनके वजह से धर्म सुधार आंदोलन किया गया। अब हम ये जानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने वाले, जिनका नाम था मार्टिन लूथर, ये कौन थे और इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे करी। देखिए, मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और वहीं पे इनका जन्म भी हुआ था। ये एक मोंग थे, ये क्या थे, एक भिक्षु थे। अब कह सकते हो कि धर्म को फॉलो करने वाले, बट ये इस चीज से खुश रहे थे जो कैथोलिक चर्च कर रहा था। इसलिए इन्होंने कैथोलिक चर्च के कट्टरपन को लेकर, जब वो अन्याय कर रहा था लोगों के साथ, उसके विरोध को लेकर इन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया, इसी को धर्म सुधार आंदोलन कहा गया और इसी का लीडरशिप मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया। तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया, इसको लेकर इन्होंने कई सारी एक्टिविटीज भी करी। जैसे इन्होंने 1517 में एक मुक्ति पत्र जारी किया, जिसमें ये लिखा था कि धर्म सुधार आंदोलन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और जो कैथोलिक चर्च कर रहा है इसका हम विरोध करेंगे। फाइनली जो कैथोलिक चर्च है इसका विरोध भी किया गया। एंड इसके बाद देखा जाए तो धर्म सुधार आंदोलन के विचारों पर पोप तंत्र और सामाजिक वर्ग, इन दोनों के आपसे प्रतिक्रिया, इन दोनों का आपसे रिएक्शन भी पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखोगे तो मैंने जो और वाला क्वेश्चन बताया था, उस और वाले क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ पे पोप तंत्र और सामाजिक वर्ग दोनों का आपसे रिएक्शन भी पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको देखना है और क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है ना, ये देखिए सोशल क्लासेस का क्या रिएक्शन था। चलिए तो आपको मैं एक बार रिएक्शन के पॉइंट्स भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पोप तंत्र की प्रतिक्रिया, यानी कि पोप के द्वारा भी रिएक्शन दिया गया। क्या रिएक्शन दिया गया, आप सबको ये पता है कि मार्टिन लूथर विरोध कर रहा था चर्च का, कैथोलिक चर्च के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही थी, खुलकर विरोध किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। तो भाई चर्च को यह पचा नहीं, चर्च ने बोला भाई कि कैसे विरोध कर सकता है। तो चर्च के द्वारा एक पापल पुल जारी किया गया। पापल पुल का मतलब क्या होता है, कोई आदेश जारी करना, कोई फरमान जारी करना या हुक्मनामा जारी करना, जो राजा या महाराजा के द्वारा जारी किया जाता था उस टाइम पे ये जारी किया गया, पापल पुल जारी किया। और इसका मतलब ये था कि भाई अब मार्टिन लूथर जो है ये समाज के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसको फंसाकर इसको आरोप लगा दिया गया और समाज से इसको बहिष्कार कर दिया गया, समाज से इसको बाहर निकाल देगा। लेकिन हुआ क्या, जो आदेश जारी किया गया था उस पर्चे को राजा के सामने मार्टिन लूथर ने जला दिया, फाड़ के जला दिया। भाई उसको जो करना है कर लो। फाइनली अब मुकदमा चलाया गया लूथर के ऊपर, संसद में बुलाया गया, पेश कराया गया। इससे पहले भी कई लोगों ने मिलकर चर्च का विरोध किया था, उन सबको जिंदा जला दिया गया था। लेकिन लूथर को भी लग रहा था भाई इसको जिंदा जला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसको जिंदा जलाया नहीं गया। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेडरिक नाम का एक बंदा था जो कि सैक्सोनी के इलेक्टर थे, इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया और फाइनली इनकी जान बचाई। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, सामाजिक वर्गों की प्रतिक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ सोशल क्लासेस। देखिए, मार्टिन लूथर के द्वारा लोगों को एजुकेट किया जा रहा था, टीचिंग्स दी जा रही थी, अवेयर किया जा रहा था, लोगों से अपील की गई कि कैथोलिक चर्च के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, पोप के द्वारा जो कट्टरपन फैलाया जा रहा है, इससे मुक्ति पाना है हमें। और जिन्होंने मार्टिन लूथर के इस विचार का सपोर्ट किया उसको लूथरन या प्रोटेस्टेंट कहा गया। और यहीं से ईसाई धर्म दो पार्ट्स में बट गया, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो लूथर ने कहा कि हमें धार्मिक अधिकारों की मांग करनी है और कई लोगों ने उनके विचारों को अस्वीकार भी कर दिया था, जिन्होंने कैथोलिक चर्च को ही फॉलो किया। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन चाहे कहीं भी हो रहा हो, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना चाहिए। अब वो चाहे कितना ही बड़ा चर्च क्यों ना हो। जैसा हिम्मत मार्टिन लूथर ने दिखाया, वैसे हमें हर फील्ड में दिखाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रवाद की भावना जगह लोग भी आपका ज्यादातर सपोर्ट भी करने लग जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान किन तत्वों ने समुद्र पार की यात्राओं को संभव बनाया,
यानी कि वर्ड फैक्टर्स लेड टू द ट्रांस ओशियन वॉयजेस, वॉयजेस मतलब ट्रेवल ड्यूरिंग द 15 एंड 16 सेंचुरीज। आपको बताना है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान किन तत्वों ने, आखिर ऐसे कौन से रीजन थे कि जब देश समुद्र पार यात्रा कर रहे थे, यानी कि समुद्र के द्वारा अब यात्राएं करने वो लग रहे थे, एक देश से दूसरे देश में जाने लग रहे थे भाई। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? अब इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी दिया जा सकता है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर समुद्र पार यात्राओं के प्रभाव के बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सी वॉयजेस ऑन द सोशल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। आपको बताना है इसमें समुद्र के द्वारा जो यात्रा किए जा रहे थे उन यात्राओं का सोशल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल पर्सन के। पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। देखिए 15 टू 16 सेंचुरी के दौरान पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां चल रहा था, और ये रेनेसां का टाइम पीरियड था जब लोगों की बुद्धि का विकास हो रहा था, उनको जगाया जा रहा था, नए नए विचार उनके पास आ रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे इन्वेशन हो रहा था। अब लोगों को जब सही सही जानकारी मिलने लगी तो बुद्धि का विकास होने लग गया, तो लोगों को लगा कि भाई हम अपने देश से दूसरे देश में भी जाते हैं ताकि कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो और वहाँ की चीज यहाँ पे आए और यहाँ की चीज वहाँ पे जाए। और इसका एक पर्पज और भी था, वो था ट्रेड। तो कहीं ना कहीं लोगों ने समुद्र पार की यात्राओं को शुरू किया ताकि उनको रूट का पता चल पाए कि भाई यहाँ से हम यहाँ कहाँ से जाएंगे, क्योंकि उनको रूट का भी तो पता होना चाहिए ना। तो समुद्र पार यात्रा करने का रीजन ये भी था कि रूट का पता चल जाना ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए जब कोई और यहाँ से जाए। तो आगे चल के आपको बताना है कि 15वीं से 16वीं सदी में समुद्र पार यात्राओं की शुरुआत हो गई थी। 1500 ईस्वी के आसपास सब लगा लीजिए टाइम, शुरुआत हो गई थी इसकी, जब यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने तेजी से खुले समुद्र यात्रा की शुरुआत कर दी। अब इसके पीछे जो पर्पस था, जो रीजन था, मैं सारे एलिमेंट्स आपको बताऊंगा एक करके। ये एलिमेंट्स है, मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एग्जाम में आप इसको एज इट इज से वैसे ही बना पाऊँ। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है विस्तारवादी विदेशी विस्तार, दैट मीन्स एक्सपेनिज्म, फॉरेन एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज के लिए, फॉरेन कंट्री से ट्रेड पर्पज के लिए 1500 ईस्वी में तेजी से समुद्र यात्राओं की शुरुआत होती है ताकि व्यापार भी किया जा सके, और जिस देश में हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल मिल जाए, उस देश को अपना एम्पायर यानी कि अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए या तो उसको गुलाम बना लेंगे या वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो लूट के अपने देश में ले जाएंगे। तो इन्होंने कॉमर्शियल बेनिफिट्स के लिए काम किया और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम किया ताकि हमारे कल्चर वहाँ पे जाए। दुनिया भर के अंदर यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर को स्प्रेड कर दो भाई। यूरोपियन कंट्रीज सबसे सुप्रीम है और सबसे अच्छे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का जो सभ्यता है वो सबसे सिविलाइज्ड है और लोगों को भी ये सीखना चाहिए। और ऐसी ना जाने कई उल जुलूल बातें इन्होंने और देशों को फैलाया, अफ्रीकन एशियन कंट्री को, भाई तुम सिविलाइज नहीं हो, हम तुम्हें रहने का ढंग सिखाएंगे, हम बताएंगे शासन कैसे करते हैं। और यही कहते कहते ये एशियन अफ्रीकन कंट्री में पहुंचे और उन देशों को ये अपनी बेस, अपनी कॉलोनी बनाने लगे, उनको गुलाम बनाने लगे। जैसे भारत में आए, भारत को भी यही कहते थे, अफ्रीका गए तो अफ्रीका का भी यही कहते थे, भाई हमने तुम्हें शासन करने का तरीका सिखाना है। यही कहते कहते ये देशों को गुलाम बना देते। पर्पस ट्रेड का होता, लेकिन मेन मकसद इनका सत्ता हथियाना होता, पॉलिटिकल पावर को गेन करना होता। एंड नौका तकनीक नई खोज यानी कि वोट टेक्नोलॉजी और कई सारी न्यू डिस्कवरी हुई, यानी कि मानवीय बुद्धि का विकास हो रहा था पुनर्जागरण के कारण, और इस बुद्धि का इंसान ने यूज किया समुद्र पार यात्राओं के लिए नौका बनाने में। लोगों ने ऐसी तकनीक का विकास किया जिससे वो समुद्री जहाज बनाकर वो न्यू रास्ते की खोज कर सके। तो इसका ये भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ, इसी वजह से समुद्री यात्रा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूगोल शास्त्रीय ज्ञान यानी कि समुद्री नक्शा, यानी कि पुनर्जागरण के कारण जब बुद्धि का विकास हुआ तो लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर भी कई सारी डिस्कवरीज की ताकि समुद्री यात्रा का जो रूट है वो इसको पता कर सके। नॉर्थ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। कंपास का डिस्कवरी हुआ, कंपास हमें डायरेक्शन बता देता है किस दिशा में हमें जाना है, और नई समुद्री रास्तों की खोज की गई जिस कारण से समुद्री यात्राएं लोग जाने लग गए क्योंकि इस टाइम पे आसान हो गया था। नेक्स्ट क्या है, व्यापार यानी व्यापारिक संबंध। फॉरेन ट्रेड फर्स्ट टाइम किया जा रहा था तो लोग काफी एक्साइटमेंट थे भाई ताकि इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। तो समुद्र यात्रा के द्वारा जब हम और देश में जाएंगे तो हम व्यापार कर पाएंगे उनसे, और इसी वजह से नए व्यापारी खोज बढ़ते चले गए क्योंकि लोग काफी एक्साइटेड थे और देशों में जाके व्यापार करने के लिए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट है उपनिवेश की स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। इसका मतलब क्या है कि पुनर्जागरण के समय समुद्री यात्राओं का जैसी शुरुआत किया गया उस टाइम पे इन देशों के अंदर ये मन में लालच आया क्यों ना उन देशों को हम गुलाम बना ले और वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो हम अपने देश के लिए यूज करें, वहाँ के सभी रिसोर्सेज को। तो यूरोपियन कंट्रीज ने एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को इन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये समुद्र यात्रा करके उन देशों तक पहुंचने का इन्होंने रूट पता कर लिया और फाइनली उनको गुलाम बनाया। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक संबंध का निर्माण, यानी कि ये जिस भी देश में जाते समुद्र यात्रा कर कर ये उस देश के अंदर अपने कल्चर को स्प्रेड कर देते क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमारे कल्चर सबसे सुप्रीम है। अब वो अपनी लैंग्वेज को या अपने रिलीजन को इस तरह के स्प्रेड करते, प्रचार प्रसार करते कि भाई लोग उसको अपनाएं। तो समुद्र पार यात्रा करने का मकसद ये भी था कि अपने धर्म, लैंग्वेज को वो स्प्रेड यानी कि प्रचार प्रसार कर सकें। नेक्स्ट क्या है, यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में क्या क्या चेंजेस आए समुद्र पार की यात्रा के बाद, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला जो इसका इम्पैक्ट है वो है सोशल लाइफ के ऊपर। सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, देखिए यूरोप में
व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। कई लोग नए नए व्यापारी बने थे, वो ट्रेडर्स बने थे, कैपिटलिस्ट बने थे, जो एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करने लग गए थे। तो भाई ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए और इससे लोगों की जिंदगी में बदलाव भी आया। उन्होंने ट्रेड किया, व्यापार करने से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ और इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है, अब लोगों की सोच बदल गई इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं अब समाज के अंदर कई लोग ऐसे बन रहे हैं जो एलिट क्लास में बनते जा रहे हैं, मिडिल से अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अमीर और गरीब की खाई भी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट क्या, सांस्कृतिक जीवन में पड़ा, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल लाइफ। देखा जाए तो यूरोप देशों के अन्य हिस्सों में भी जाकर अपने कल्चर को स्प्रेड करना चाहता था। कल्चर को स्प्रेड इसलिए कर रहा था ताकि जहां भी जाए यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर का बोलबाला हो और यूरोपियन कंट्रीज को सबसे महान समझा जाए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को गुलाम बनाना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्या, इंटेलेक्चुअल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि इम्पैक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल लाइफ। देखिए, पुनर्जागरण के कारण लोगों की बुद्धि का विकास हुआ और लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए नौसेना, पानी के जहाज बनाए, भूगोल की जानकारी ली और इन जानकारी से उन्होंने समुद्री मार्गों को खोज निकाला। जैसे कि कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, वास्को डी गामा भारत तक पहुंच गया। तो ये समुद्री रास्ते तो पहुंचे थे भाई, तो ऐसे ही रास्तों की डिस्कवरी करने लग जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में की गई समुद्री यात्राएं अलग अलग पर्पज से की जाती थी, जिस कारण से यूरोप में इसका प्रभाव बड़े स्तर पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा सबसे एंड क्वेश्चन है इस पूरे सब्जेक्ट का, वो है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र पारीय साम्राज्य स्थापना का प्राथमिक कार्य धर्म था? विश्लेषण कीजिए, यानी कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट रिलीजन वाज द प्राइमरी फैक्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरसीज एम्पायर बाय स्पेन एंड पुर्तगाल? एनालाइज। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं कि पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा या समुद्र के रास्ते जो भी ट्रेवल किया जा रहा था, क्या इसका प्राइमरी रीजन रिलीजन को स्प्रेड करना था, ईसाई धर्म को फैलाना था? प्राइमरी रीजन यानी कि सबसे मेन मकसद यही था, बाकी सारे बाढ़ में जाए। क्या ये सही था, क्या ऐसा था या नहीं? तो आपको इसमें बताना है आप सहमत हो या नहीं। चलिए आपको मैं इसका आंसर देता हूं। मैं देखिए, आपको सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि समुद्र यात्राओं को शुरू किया गया पुनर्जागरण काल के बाद, जब लोगों में बुद्धि का विकास हुआ और धीरे धीरे करके उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पानी के जहाज बनाए। तो यूरोपीय देशों द्वारा अन्य देशों की खोज किए जाने के साथ साथ उनको रूट का पता चला और कल्चरल रिलेशन बने, ट्रेड रिलेशन बने, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिलेशन भी उन्होंने बनाए, नो डाउट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा समुद्र के रास्ते ट्रैवल किया गया 15 से 16 सेंचुरी के दौरान और कई समुद्री खोज को निकाल लिया गया, यानी कि समुद्र के रास्तों को खोज निकाला गया इनके द्वारा, क्योंकि इस समय वह समुद्री रास्ते, व्यापार, अवसर और समुद्री साम्राज्य की तलाश में, यानी कि वो अपनी ट्रेड एक्टिविटीज को लेकर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि भाई हम इस रास्ते से कहां पहुंच सकते हैं। इसलिए इन्होंने समुद्र के रास्ते देशों तक पहुंचने का रूट का पता लगाया। सबसे पहले इनका काम यही था। तो स्पेन और पुर्तगाल का संक्षिप्त परिचय आपको देना होगा सबसे पहले आंसर में कि भाई देखिए, स्पेन और जो पुर्तगाल है ये दोनों ही यूरोपियन देश हैं। स्टार्टिंग में इन दोनों ही देशों के द्वारा अपने ही देश के अंदर मानवीय चेतना, यानी कि लोगों की बुद्धि में विकास करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया ताकि लोग जागरूक हो, और दोनों ही देशों के द्वारा अपने अलग अलग पर्पस के लिए समुद्र यात्राएं शुरू की गई। अब आपको इसमें यह बताना है, जो ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, कि आप इस बात से सहमत है कि इन्होंने समुद्र यात्रा इसलिए की थी ताकि धर्म को प्रचार कर सके? मेन पर्पस क्या इनका यही था। तो आपको बताना है कि मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ, यानी कि आई स्ट्रांगली डिसएग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल ने समुद्र की यात्रा शुरू की, बट इसका प्राइमरी फैक्टर सिर्फ रिलीजन नहीं था। रिलीजन के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि भले ही धर्म ने स्पेन और पुर्तगाल दोनों को समुद्र पार यात्रा करने के लिए मजबूर किया हो, बट प्राथमिक कारण ये नहीं था। प्राइमरी रीजन बन जाता ये तो और रीजन सारे हल्के हो जाते हैं। प्राइमरी रीजन ये ना होकर इसके और भी ऐसे रीजन थे जो स्पेन और पुर्तगाल को समुद्र पार यात्रा करने के लिए मजबूर करते हैं। अब वो सारे कौन कौन से रीजन थे आपको ये भी बताना होगा। हाँ, अगर ये प्राइमरी रीजन होता तो आप बताते कि हाँ भाई, धर्म प्राइमरी रीजन था, धर्म के कारण ये सब कुछ काम कर रहे थे, समुद्र यात्रा कर रहे थे। तो ऐसा ये नहीं है, धर्म के अलावा और भी ऐसे रीजन थे, यानी कि धर्म सिर्फ प्राइमरी रीजन नहीं था, धर्म के अलावा कई सारे रीजन थे जिनकी वजह से स्पेन और पुर्तगाल समुद्र पार यात्राएं कर रहे थे। तो चलिए आपको मैं एक सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है यूरोपीय उत्तराधिकार और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ यूरोपियन सक्सेशन एंड इंपीरियलिज्म। यानी कि स्पेन और पुर्तगाल सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि यूरोप के उत्तराधिकार बनना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो यूरोप का जो साम्राज्य, जो अंपायर है, ये पूरी दुनिया में होना चाहिए। इसलिए इन्होंने समुद्र की यात्राएं शुरू करी ताकि रूट का पता चल सके, और समुद्र यात्रा के दौरान इन्होंने कई सारे ऐसे रूट का पता भी लगाया। जैसे स्पेन का था कोलंबस, ये अमेरिका तक पहुंच गया। वैसे ही पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, ये भारत तक आ गया। यानी कहीं ना कहीं ये दूसरे देशों तक पहुंचने का रूट का पता लगा रहे थे ताकि वहां पर जाके ये उनको गुलाम बना सके, उनको अपनी कॉलोनी बना सके। तो ये भी था एक मेन पर्पस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ रिलीजन नहीं था, हाँ रिलीजन जरूर एक पॉइंट था, लेकिन सिर्फ रिलीजन था या प्राइमरी फैक्टर रिलीजन था ऐसा नहीं है भाई। सेकंड पॉइंट का
व्यापार और धन की खोज के लिए, यानी कि फॉर द सर्च फॉर ट्रेड एंड वेल्थ। आपको इसमें ये बताना है कि व्यापार और धन की खोज के लिए भी यूरोपीय देश अन्य देशों के अंदर जाते थे, ताकि वहां पर जाकर ये पहले व्यापार करे, फिर उनको अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया। हम सब ये बात जानते हैं। स्पेन और पुर्तगाल यूरोपीय देशों की कंपनी धन के लिए नए रास्ते खोज रही थी, ताकि वहां पे जाए और वहां के धन को लूटे, वहां पे व्यापार करे। व्यापार से काम ना चले तो उसको अपना गुलाम बना ले, और ऐसा इन्होंने किया भी। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ इन्होंने किया, क्योंकि वहां पे लौंग, अदरक, काली मिर्च, कई सारी ऐसी चीजें वहां पे मिलती थी जो यूरोपियन कंट्रीज में जाके ये बेचा करते थे, वहां से ले जाकर। तो इस प्रकार स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को गुलाम बनाया गया। स्पेन और पुर्तगाल के बाद ही ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह आए थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही गुलाम बनाना स्टार्ट किया था दुनिया के तमाम देशों को। देखो, पुर्तगाल तो भारत में भी आए थे, गोवा को उन्होंने गुलाम भी बना लिया था, और गोवा आपको पता है कि पुर्तगालियों से बाद में जाके आजाद हुआ था 1947 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांस्कृतिक विनिमय, दैट मीन्स कल्चरल एक्सचेंज। देखो, स्पेन और पुर्तगाल जहां भी जाते हैं वो अपने कल्चर को लेकर जाते हैं, अपने कल्चर को सुप्रीम बताते हुए दुनिया के देशों के अंदर अपने कल्चर को स्प्रेड करते, खान पान, रहन सहन, बोलचाल का तरीका, सबको वो चाहते कि भाई यही सबसे सुप्रीम है, सब यही फॉलो करो। नेक्स्ट क्या? तकनीकी और समुद्र ज्ञान, यानी कि टेक्निकल एंड मैरीटाइम नॉलेज। अब हुआ क्या, समुद्री खोज के साथ साथ अब समुद्र में जाना है तो हमें समुद्र की जहाज चाहिए होंगे भाई। स्पेन और पुर्तगाल के अंदर इनका आविष्कार होने लग गया, और जिन तकनीक का आविष्कार हुआ, इन तकनीक से पानी का जहाज बनाते ताकि समुद्र पार यात्रा करना आसान हो जाए और नए क्षेत्रों की खोज हो जाए। एंड में आपको बताना है कि ईसाई धर्म के प्रसार का प्रयास, यानी कि धर्म मुख्य कारण ना होकर एक कारण हो सकता है। स्पेन और पुर्तगाल के कई लोग ईसाई धर्म के प्रसार में भी शामिल थे। समुद्र पार यात्रा वो इसलिए भी करते थे ताकि एम्पायर के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी किया जा सके। एफर्ट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, यानी निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, पुनर्जागरण काल के बाद कई लोगों में मानवीय क्षमता की विकास हुआ, उनके अंदर बुद्धि आई, और इस बुद्धि से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, जिसका कई बार यूज और मिसयूज भी किया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार पूरे सिलेबस में इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमारे विद आंसर के साथ खत्म हो गए। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं विद आंसर के साथ आपको समझ में आ गया हो। लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला, लाइव जिंक डाला, टॉपिक को भूलोगे नहीं, विद फॉर्मेट में एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ये आपको नोट्स में दे दिया गया है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पोर्टल हो जाएगा। आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है, वाई नॉट पे क्लिक करके आपको उस नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ में से आपको उसको रीड कर लेना है। 20 से 30 पेज का पीडीएफ होता है, आधे घंटे में पूरा पीडीएफ पढ़ डालोगे, एग्जाम के अंदर पूरा आंसर उतार कर आ जाओगे। गारंटी दे रहा हूं इतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, इससे पहले कभी नहीं आए। आपको ये वीडियो कैसे लगी इनसे कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को हो सके तो सब जगह शेयर करना, ताकि सभी का भला हो सके और ये मेरी मेहनत सफल हो सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।